वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सिटी एफ10 के साथ मैं हूं ज़ीनत सरफराज और उम्मीद करती हूं कि आपकी सुबह का आगाज़ बेहतरीन अंदाज में हो चुका होगा, क्योंकि जितनी हसीन सुबह होती है बाकी का पूरा दिन भी उतना ही ज़्यादा खूबसूरत होता है। तो कोशिश क्या करें, जब भी सुबह के औकात में उठें तो पॉजिटिव चीज़ों के साथ खुद को एनर्जेटिक करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करें, क्योंकि अपना ख्याल आपने खुद रखना है। हमेशा अपने आप से मोहब्बत करें, क्योंकि खुद से सेल्फ लव बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब आप खुद का ख्याल रखते हैं, आप इंटरनली पीस को फील करते हैं, आप खुश रहते हैं, तभी आप दूसरों को खुशी दे सकते हैं। तभी वो जो पॉजिटिविटी आपके अंदर होती है वो दूसरों तक आप पहुंचा पाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि ज़िंदगी में जो है वो खुद के बारे में भी सोचा जाए। हम हमेशा से जो है वो खुद की ज़ात को बहुत ज़्यादा निगलेक्ट कर देते हैं। हमेशा से जो है वो दूसरों के बारे में सोचते हैं, अपनी फैमिली के बारे में सोचना, अपने बहन भाइयों के बारे में, अपने अजीज़ों अकारब के बारे में सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन उन सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप अपनी ज़ात से मोहब्बत करें, क्योंकि आप जो है आपके अंदर की जो खूबसूरती है वही आपके इर्द गिर्द के माहौल को और इर्द गिर्द के एटमॉस्फेयर को और भी ज़्यादा खूबसूरत बना देती है। और अल्लाह करे कि आपकी ज़िंदगियों में ये खुशी, ये मोहब्बत और ये सुकून इसी तरह से बरकरार रहे। माशरे के हवाले से बात करें तो सियासत हमारे माशरे का एक अहम रुकन है। इलेक्शन भी करीब है, सियासत की क्या सूरत हाल है, डिफरेंट पार्टीज जो है वो मुतहरिक हैं, सरगर्म है इलेक्शन की तैयारियों में। वोट बैंक कौन सी पार्टी कितना अपनी तरफ कर पाएगी और लोगों का खोया हुआ एतमाद फिर से बहाल हो सकेगा या नहीं, इसी हवाले से बात करने के लिए आज हमें स्टूडियोज में ज्वाइन किया है मियां ताहिर अयूब है, रहनुमा जमात इस्लामी। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और साथ ही साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं अब्दुल रहमान, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं? बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। अब्दुल रहमान, हम देख रहे हैं कि मौसम तो जिस तरह से सर्द होता जा रहा है, लेकिन सियासत जो है उसका मैदान थोड़ा जो है ना वो वार्म होता जा रहा है। उसमें उस तरह से गर्माइश हमें दिखाई दे रही है, क्योंकि इलेक्शन करीब हैं। तो क्या सूरत हाल है पूरी और किस तरह से जो है इलेक्शन की तैयारियां जा रही हैं? थैंक यू ज़ीनत। देखिए, मौसम के हवाले से अगर बात करें तो मौसम भी कोई इतना ज़्यादा सर्द नहीं हो रहा। हाय, बहुत सर्दी आपको नहीं लगती है तो क्या करें, दूसरों को लगती है। दिसंबर का आखिर आ गया, अभी वो ठंड नहीं आई, लेकिन सियासत जो है वो बतदरीज, वो आपकी बात ठीक है कि उसका दर्जा हरारत बढ़ता जा रहा है। उसकी बड़ी वजह यह है कि देखें, इलेक्शंस होते हैं 8 फरवरी को, तो वही तय करेंगे कि इस मुल्क का हुक्मरान कौन होगा, और उसके लिए जी जान से सर तोड़ कोशिशें लगाई जा रही हैं। वो बिलावल के अल्फाज में कि एक बंदा जेल से बाहर आने की कोशिश कर रहा है, एक बंदा जेल से बचने की कोशिश कर रहा है ना। दो वज़ीर आज़म पर तंज कर रहे। तो वही बात है कि अब उनको भी पता है जो बाहर बैठे हैं कि कहीं हमें ना जेल जाना पड़े अगर इलेक्शन हार जाते हैं। तो जो अंदर बैठा वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है कि दोबारा मैं वज़ीर आज़म हाउस जाऊँ, फिर वही प्रोटोकॉल हो। तो बीच में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी कोशिश है कि वो भी जो है वो वज़ारत-ए-उज़्मा के लिए अपने कोशिशें करे। तो इसके साथ साथ दो जो दीगर जमातें हैं, मजहबी जमातें हैं, सारी जमातों की कोशिश यही होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मिलें, बेहतर बारगेनिंग की पोजीशन में आएँ। तो अब मसला ये बना हुआ है कि देखें, पहला मरहला मुकम्मल हो गया, कागजात नामजदगी जमा हुए। दूसरे मरहले में अब कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का सिलसिला जारी है। नैब, FIA जो है वो FBI, एंटी करप्शन, सारे जितने भी उनके असासाजात हैं उनके हवाले से जो बरीक बीनी से उनकी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। फिर उसके बाद कागजात नामजदगी मुकम्मल हो जाएंगे, 30 जनवरी को लिस्ट लग जाएगी। फिर उसके बाद दूसरा मरहला शुरू हो जाएगा, जिसमें उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी पर एतराज़ात होंगे कि इसके कबूल क्यों हुए, या जिसके मुस्तरद हुए हैं तो वो अपील करेगा कि मुस्तरद क्यों हुए, ट्रिब्यूनल बना दिया जाएगा। फिर उसके बाद जो है वो 12 जनवरी तक जो है उम्मीदवार अपने अपने कागजात नामजदगी वापस भी ले सकेंगे जो लेना चाहता है, क्योंकि कई उम्मीदवारों ने एक से ज़ायद हल्कों से करवाए होते हैं, कई एक ने अपने कवरिंग कैंडिडेट रखे होते हैं। इस तरह से लंबी लाइन होती है। फिर इसके बाद जो 13 जनवरी है उसमें उम्मीदवार जो भी अपनी पार्टी का टिकट्स जमा करवाएंगे उनको इंतखाबी निशान अलाट कर दिया जाएगा। जो भी टिकट जमा करवाने में नाकाम होगा उसको आज़ाद जो निशानात हैं उसमें से कोई अलाट कर दिया जाएगा। फिर कंपेन चलाने के लिए टाइम मिलेगा, 7 फरवरी तक कंपेन होगी, 6 फरवरी रात तक। 7 फरवरी जो है वो उसमें कंपेन की इजाज़त नहीं होती इलेक्शन कमीशन की जानब से ना। 8 को पोलिंग होगी। फैसलाबाद में कोई 52,97,000 के करीब वोटर्स है जो अपना हक किराए इस्तेमाल कर रहे हैं। 10 कौमी असम्बली की सीटें, 21 सूबाई असम्बली की नशिस्तें हैं जिनके लिए जो मुकाबला होने जा रहा है। तो ये एक बड़ा भरपूर मुकाबला होने जा रहा है इसमें। बिल्कुल, और जिस तरह से आपने कहा कि पहला मरहला तो कंप्लीट हो गया है, तो मियां साहब मैं आपसे भी जानना चाहती हूँ कि जो जमात इस्लामी है उसमें कागजात नामजदगी के हवाले से किन अहम रुकन जो हैं उन्होंने कागजात जमा करवाए हैं, उसकी भी थोड़ी सी ब्रीफिंग दीजिए। और अगला मरहला अब स्टार्ट हो चुका है जाँच पड़ताल के हवाले से, तो क्या सूरत हाल है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत शुक्रिया ज़ीनत। असल में जमात इस्लामी ने जी 1970 के बाद, 70 के बाद
जब मुतहदा पाकिस्तान था, तो उसके बाद पहली मरतबा जमात इस्लामी अपने निशान, अपने नाम और अपने झंडे के साथ इलेक्शन में आ रही है। और 70 का अगर आप रिजल्ट देखें तो पूरे पाकिस्तान के अंदर वोटों के तनाज़ से जमात इस्लामी तीसरे नंबर पे थी, और मशरकी पाकिस्तान पे अवामी लीग के बाद दूसरे नंबर पे थी, और मगरबी पाकिस्तान पे पीपल्स पार्टी के बाद भी दूसरे नंबर की थी। लेकिन उसके बाद फिर मार्शल्लाह भुट्टो का दौर आ गया, फिर मार्शल्लाह 77 का इलेक्शन आया, इत्तेहाद बन गए, फिर मार्शल्लाह आया। तो उसके बाद जमात इस्लामी ने मसलसल इत्तेहादी सियासत की है, जिसका जमात इस्लामी को नुकसान हुआ है। अब ये समझ लें कि 53 ईयर के बाद जमात इस्लामी दोबारा उसी ट्रैक पे आई है, वहीं से सफ़र अपना शुरू कर रही है जो 70 में रुक गया था। तो अब फैसलाबाद के सूबाई असम्बली के हल्के 21 है, कौमी के 10 है, और ये 31 हल्कों में जमात इस्लामी ने अपने कैंडिडेट दिए हुए हैं। और पिछले तकरीबन मैं समझता हूँ कि वाहिद पार्टी जमात इस्लामी के जिसके उम्मीदवारान जो है पिछले 7-8 महीनों से अपनी कंपेन जो है वो चला रहे हैं, अपना मंशूर लोगों के सामने लेके जा रहे हैं। और ये भी आप सामने है कि जितनी भी पार्टियां हैं इक़्तिदार में रही हैं, उन्होंने जो डिलीवर किया है पिछले 75 सालों में वो भी अवाम के सामने है। जमात इस्लामी ने इक़्तिदार में ना होते हुए जिस तरह अवाम की खिदमत की है हमेशा, हाँ कोरोना आ गया, सैलाब आ गया, जलज़ला आ गया, उसके अलावा भी कोई इशू गज़ा का इशू बन गया, कश्मीर का इशू बन गया, उसमें जो जमात इस्लामी ने डिलीवर किया तो वो भी अवाम के सामने है। सिर्फ एक थोड़ी सी रुकावट आ रही है कि अवाम समझ रहे हैं कि चूँकि जमात इस्लामी ने एक पूरी नस्ल है जिनकी 53 ईयर एज हो गई है, उसके बाद जो नौजवान वोटर आए हैं, तो उन्होंने जमात को हमेशा इत्तेहादी सियासत में ही देखा है। तो उनके ज़हन में ये है कि ये ना हो कि जमात इस्लामी फिर कभी किसी पार्टी से इत्तेहाद कर ले या अपने कैंडिडेट में ड्रा कर ले। तो अगर उनको जब यकीन दिलाने में जमात कामयाब हो गई तो बहुत से ऐसे खामोश वोटर हैं कि जो ताज़ा तरीन सर्वे के मुताबिक 50% जो वोटर हैं बड़ी पार्टियों से तंग आ चुके हैं, उनका इंशाअल्लाह ताला रुझान जो है जमात इस्लामी की तरफ होगा। बिल्कुल ठीक है। और अब्दुर्रहमान, जिस तरह हम देख रहे हैं कि दीगर पार्टियों की भी सरगर्मियां जो है वो जारी हैं, और जमात इस्लामी भी जो है वो जाहिर बात है कि इलेक्शन के हवाले से अपनी तैयारियां करें, जैसे कि सर ने भी बताया है। तो आपको लगता है कि हम अब PMLN के साथ क्या जमात इस्लामी जो है वो उस तरह से थोड़ा सा लोगों के लिए जो है वो बेहतर साबित हो सकती है? क्योंकि बाकी सारी जमातों से तो लोग जो है वो इतना ज़्यादा नाउम्मीद हो चुके हैं कि हम डिफरेंट तरह के सर्वेस भी देखते हैं कि जिसमें मोस्टली लोग तो ये कहते हैं कि हम किसी को वोट कास्ट ही नहीं करेंगे। जिन्हें देखिए पाकिस्तान का अजीब मसला है कि वैसे जो है वो यहाँ पर मजहबी मुल्क है, मजहबी मजहब को बड़ी सपोर्ट करते हैं, बड़ा अपनाते हैं, लेकिन मजहबी सियासी जमातों को कभी भी वोट नहीं डालते। पाकिस्तान बनाते वक्त भी जितनी मजहबी जमातें थीं वो सारी की सारी नाकाम हुई। तो मुस्लिम लीग को वोट डाला गया। इसी तरह से बाद के इलेक्शन जो 70 में हुए हैं मजहबी जमातें नाकाम हुई। पीपल्स पार्टी और उधर जो है वो मुजीबुर रहमान ने वोट लिए अवामी लीग के जरिए, मार्शल्लाह आया बाद में सारी सूरत हाल। अब मसला ये है कि यहाँ पर लोग मज़हब को मतलब मजहबी सियासी जमातों को पता नहीं क्यों इतना जो है वो वोट नहीं डालते। हालांकि जैसे मियाँ साहब ने निशानदेही की कि कोई भी फलाही काम हो जमात इस्लामी आगे होती है। लोग सबसे ज़्यादा एतमाद जो है वो जमात इस्लामी पे करते हैं। पिछले दिनों जो सैलाब आया था उसमें जमात इस्लामी को बहुत जो है फंडिंग हुई, इन्होंने बड़ा काम किया, जल्जलों में बड़ा काम करते हैं, वैसे भी बहुत काम होता है, लोग मानते हैं और सबसे ज़्यादा जो है वो इन्हें देते हैं। वो जैसे वो कहते हैं कि बात भी है कि वोट फलां का खाल जमात इस्लामी की। तो लोग वाकई ट्रस्ट करते हैं, लेकिन बहरहाल वोट के मामले में मुतनासिब नुमाइंदगी के हवाले से जो है वो बड़ी बात होती रही है। जमात इस्लामी को भी कोशिश करनी चाहिए, सारी सियासी जमातों को, लेकिन इसमें जो इलेक्टेबल्स है वो बड़ी रुकावट बन जाते हैं। देखिए वोट ताहरुल कादरी की जमात ने 93 में इसी तरह से जो है वो सोलो एक इलेक्शन लड़ा, बड़े वोट लिए, तीसरे नंबर पर या चौथे नंबर पर आए थे, लेकिन सीट कोई ना मिली। तो ये बड़ा मसला है कि पाकिस्तान में यहाँ पर जो है वो जमात का वोट हर हल्के से 5 से 10 हज़ार 20 हज़ार तक चला जाता है। सीट लेने के लिए आपको 50 हज़ार 40 हज़ार या वही ना कि क्या जो है वो डिफरेंट जमातों की तरह जमात इस्लामी जो है इस बार अवाम के एतमाद को जो है वो बहाल कर पाएगी, क्योंकि अवाम जो है वो बुरी तरह से मायूस है। और इलेक्शन के बाद के हालात किस तरह से होंगे इस मौजूद पर मजीद बात करेंगे वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक।
वेलकम बैक टू आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और सियासत के हवाले से बात करें तो जहाँ पे दीगर जमातें हैं, हर जमात का कुछ ना कुछ मोटो है। हर जमात जो है इस टाइम पे पीक वक्त चल रहा है, तो उनकी उसी तरह से जो सियासी सरगर्मियाँ हैं उसमें भी मुतहरिक हैं और हर कोई चाहता है कि आवाम का एतमाद जो है वो जीते, उसका आवाम का जितना भी वोट बैंक है वो अपनी पार्टी की तरफ लेके जाना चाहते हैं। इस तमाम हालात में जमात इस्लामी कितनी ज़्यादा कारसाज साबित हो सकती है और आने वाले टाइम में क्या इस बार आवाम का जो वोट है वो जमात इस्लामी के साथ होगा या नहीं, ये जानेंगे हम मियाँ साहब से कि मियाँ साहब अब क्योंकि हर तरह की जमात से जो है लोग मायूस हो चुके हैं, उन्होंने देखा है कि किस तरह से आप किसी जमात पर जब ट्रस्ट करते हैं और उसके बाद जब वो हुकूमत में अपनी हुकूमत बनाती है और उसी ट्रस्ट को जब वो तोड़ा जाता है तो आवाम अब बड़े मायूस हैं। तो क्या आपको लगता है कि इन क्रूशल हालात में कुछ बेहतरी हो सकती है या इस बार जो है वो आवाम का जो वोट है वो जमात इस्लामी के साथ होगा? जी, जैसे मैंने पहले बताया कि एक तो ये है कि जो पार्टी इक़्तिदार में रही है वहाँ भी उनको देख लिया उन्होंने क्या डिलीवर किया है। तो जमात इस्लामी ने इक़्तिदार में ना होते हुए जो जो काम किए हैं वो भी लोगों के सामने है कि जब इक़्तिदार में आएगी तो फिर अच्छा, जब जहाँ भी हमें थोड़ा बहुत इक़्तिदार मिला है, कराची में या KPK के अंदर सराजुल हक साहब सीनियर वज़ीर रहे हैं और उन्होंने भी जो डिलीवर किया वो भी आवाम के सामने है किस तरह किया है। अच्छा, दूसरी बात ये मैं कहना चाहूँगा कि जैसे अब्दुर्रहमान ने की है कि लोग मजहबी पार्टियों को वोट नहीं देते, मेरा भी इस बात पे इत्फाक है। लेकिन इस बारे में भी मैं समझता हूँ कि चूँकि हमारी पॉलिसी के अंदर तसलसल नहीं रहा, जमात इस्लामी जो है दीगर पार्टियों की तरह की मजहबी पार्टी नहीं है। जितनी भी मजहबी पार्टी हैं वो अपने फ़िरके और मसलक की बुनियाद पे बनी हुई हैं, लेकिन जमात इस्लामी का तो कंसेप्ट ये फलाई रियासत का है। जमात इस्लामी जो है, और ये 60 के बाद जमात ने फैसला किया कि हमने इलेक्शन के अंदर जाना, उसके पहले तो जमात का फैसला नहीं था। तो जमात इस्लामी एक जो है वो एक तरक्की याफ्ता और फलाई और आवाम को सहूलत देने वाली जो रियासत का कंसेप्ट देते हैं। जैसे जो इमरान खान ने कंसेप्ट चुरा लिया कि जी मदीना की रियासत कायम करना चाहता हूँ, लेकिन किया नहीं है। लेकिन जमात इस्लामी वही एक कंसेप्ट को लेके आगे चली हुई है और जब ये हम यकीन दहानी कराने में आवाम को कामयाब हो जाएंगे कि वाकई हम ना वो हमारे ऊपर ऐसा लेबल है कि जैसे बाकी मजहबी पार्टी हैं, तो जमात इस्लामी ऐसी मजहबी, इसमें तो हर बंदा आ सकता है, हर उसका ताल्लुक किसी भी मसलक या फ़िरके के साथ हो। दूसरा ये है कि एक जो होता है ना तसलसल किसी चीज़ का, आप देख लें कि 88 के अंदर जब पहला इलेक्शन हुआ तो उस वक्त पहली एंट्री जो जमाती इलेक्शन में मियाँ नवाज शरीफ की हुई है IGI के प्लेटफार्म से, तो उस वक्त पूरी रियासती मशीनरी जो है वो IGI को सपोर्ट कर रही थी। उसके बावजूद पीपल्स पार्टी को नाकाम नहीं कर सके और बेनज़ीर भुट्टो ने हुकूमत बना ली। और उसके बाद आप देखें कि 2002 के इलेक्शन के अंदर इमरान खान ने सिर्फ अपनी एक सीट जीती थी और उसके जो कैंडिडेट थे उनकी ज़मानतें भी ज़ब्त हो गई थी। उसके बाद रियासत ने पूरा उनको सपोर्ट किया, उसके बावजूद जाके 2018 में वो सादक सीट ले सका। तो अगर मैंने जैसे पहले बताया कि 70 के अंदर जमात इस्लामी तीसरे नंबर पे थी ओवरऑल पाकिस्तान पे, और ये जो हमारा मगरबी पाकिस्तान है दूसरे नंबर पे थी। अगर वो तसलसल इलेक्शन कायम रहता तो आप देखते हैं कि कोई कैंडिडेट अगर इनफरादी तौर पे हिस्सा ले या इलेक्शन में कोई पार्टी आए, अगर वो पहली मरतबा दूसरे या तीसरे नंबर पे आती है तो तीसरे या दूसरे इलेक्शन में वो विनिंग पोजीशन पे आ जाती है। अब जमात ने यही पॉलिसी बनाई है कि ये हमारा पहला फेज़ है 2024 वाला इलेक्शन जो है, इसमें हमने पूरे पाकिस्तान में उम्मीदवार दिए अपने मशहूर के साथ, और इस पे हमने उसके बाद हमने अगला जो टारगेट तय किया वो 2028 में हमने तय किया कि हमने इतना सफ़र आगे जाना है। और फिर जमात की मरकज़ी शूरा ने और आमला ने यह प्लानिंग किया कि इंशाअल्लाह ताला 2033 के अंदर जो है वो जमात इस्लामी 2/3 अक्सरियत के साथ बरसकदार आएगी। ये ग्रेजुअली हमने पूरा प्लान किया और ये इंशाअल्लाह जब पॉलिसी का तसलसल चलता रहेगा और आवाम को भी हम डिलीवर करेंगे तो इंशाल्लाह जो आवाम का जो रुझान है वो जमात इस्लामी की तरफ लाजमन आएगा। बिल्कुल ठीक, जिस तरह से जमात इस्लामी ने सर्व किया, आपने भी बताया, पहले आप ही ने जिक्र किया कि लोगों का एतमाद सबसे ज़्यादा रहता है जब भी कहीं बात आती है सपोर्ट करने की अपनी ही कौम को अपनी मुश्किल हालात में, लेकिन उसके बावजूद वोट बैंक जो है वो उस तरह से जो है वो मजबूत नहीं होता। जैसे सर ने कहा कि जमात का मोटो जो है वो फलाही रियासत का है, तो आपको लगता है कि जमात अपना मोटो लोगों को समझाने में नाकाम हुई है जिसकी वजह से ये तमाम जो सिनेरियो है वो हमें देखने में आता है? देखिए यहाँ पर मसले हो रहे हैं कि लोगों तक जो अपनी बात कैसे पहुंचानी है, सोशल मीडिया का देख लें जोर कि सबसे ज़्यादा PTI ने उसको यूज़ किया। बिल्कुल, मतलब उसके बाद जो है वो मरीम नवाज का जो सोशल मीडिया था वो बड़ा मशहूर रहा है PMLN में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीछे रही है।
तो मजहबी जमातें, जमात इस्लामी समेत इसमें बहुत पीछे हैं। अपना पैगाम सोशल मीडिया के ज़रिए मुफ्त पहुंचाया जा सकता है, लेकिन इसका जो है वो तरीकाकार लोगों को नहीं पता। बहुत सारे सियासी रहनुमा अभी मौजूद हैं इलेक्शन में जिनको अपना ट्विटर अकाउंट नहीं चलाना आता या मैसेज नहीं शेयर करने आते व्हाट्सएप से या इस तरह से, मतलब ये बड़ा, ये इसमें एज का भी बड़ा मसला है। फिर उन लोगों के पास जो मौजूदा सूरत हाल में जो इलेक्टेबल पॉलिटिक्स है उसमें लड़ने के लिए इतना ज़्यादा पैसा नहीं है। अब मैं नून लीग की और पीटीआई की दोनों की मिसाल देता हूँ कि जितना भी डेवलपर है ये प्रॉपर्टी वाले, वो सारे के सारे जो है वो नून लीग में और पीटीआई में है। जमात इस्लामी में कोई नहीं होगा, बहुत कम होंगे कोई पैसे वाले लोग ना, ये पक्के लोग हैं, मतलब 70 से जुड़े हुए हैं या पहले से जुड़े हुए हैं, निस्बतन मजहबी लोग, बेहतर रेपुटेशन के हामिल लोग, लेकिन पैसे के हवाले से बड़े पीछे हैं। पाकिस्तान में मेरिट पे अगर इलेक्शन हो, पार्टी पे हूँ, मंशूर पे, दस्तूर पे हूँ, तो और तरह के लोग सामने आए। यहाँ पे इलेक्शंस होते हैं, दड़ों के इलेक्शन, बरादरी के इलेक्शन। क्योंकि जितना दौर डिजिटलाइज हो गया है उसी तरह से जो है वो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ज़ाहिर बात जब आप सियासत करते हो तो वक्त के साथ साथ, वक्त के तकाज़ों के साथ साथ आपको भी बदलना पड़ता है। इसी हवाले से मज़ीद बात करेंगे। वक्त एक छोटी सी ब्रेक, विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और सियासत के हवाले से बात करें तो इलेक्शन की तैयारियां अरूज पर हैं और जमात इस्लामी की तैयारियां किस तरह से चल रही हैं और आने वाले दिनों में किस तरह की स्ट्रेटजीज को प्लान किया गया है, क्योंकि मसाइल के हल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक प्रॉपर जो है वो मुनासिब प्लान बनाया जाए, उसके अमल उस पर जो है अगर बर वक्त स्टार्ट कर दिया जाए तो बहुत ज़्यादा जो है मसाइल उसको हम हल कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि फ़िलहाल इलेक्शन का दौर चल रहा है, इलेक्शन की तैयारियाँ किस तरह से हैं ये हम जानेंगे मियाँ साहब से। मियाँ साहब बताइएगा कि किस तरह से इलेक्शन की तैयारियां चल रही हैं, पार्टी के इंटरनली प्रिपरेशंस क्या हैं और किस तरह की जो है वो फ्यूचर के लिए प्लानिंग की जा रही है। जी, इससे पहले कि मैं जमात का मंशूर और तैयारियों के हवाले से बताऊं, एक छोटी सी बात और आपको बताना चाहता हूं जो जमात इस्लामी को दीगर तमाम सियासी और मजहबी पार्टियों से मुमताज़ करती है, वो ये है कि जमात इस्लामी पाकिस्तान की वाहिद पार्टी है कि जिसका इंटरनल सिस्टम जो है वो इंतखाबात पे सारा चलता है। अच्छा। मरकजी अमीर, सूबाई अमीर, ज़िली अमीर, हत्ता कि सूबाई एक हल्का जो है जिसको हम जोन कहते हैं, उसका भी वो अमीर जो है वो जमात के अरकान के वोटों से बनता है और तसलसल के साथ वो वोट पड़ते हैं। और फिर उसका एक टनोर जमात ने तय किया हुआ है कि एक बंदा जो मसलसल अगर 3 टनोर में बन जाता है, बेशक अमीर पाकिस्तान है, वो चौथी मरतबा वो उसके लिए क्वालिफाई नहीं करेगा। और इसी वजह है कि जमात में वो ख़ानदानी निज़ाम नहीं है, बल्कि जमात में उसकी जो खिदमात है और तकवे की बुनियाद पे वो आगे आता है। तो आजकल चूंकि इसलिए मैंने ये बात की है कि आजकल पीटीआई के इंटर पार्टी इलेक्शन पे बड़ी बात हो रही है और बाकी पार्टियों के भी लोगों को पता है कैसे इलेक्शन होते हैं, लेकिन जमात के अंदर मुकम्मल जमहूरियत है। हर कारकुन जो है एक काम करने की बुनियाद पे जमात का अमीर बन सकता है। दूसरा आ गया कि जमात इस्लामी जो, जैसे पहले मैं बता रहा हूँ कि जमात ने जो बाज़ मामला पे डिलीवर किए, इस तरह जमात ने जो मंशूर दिया वो ये है कि जो बुनियादी ज़रूरियात हैं रियासत की ज़िम्मेदारी है कि मतलब बच्चों की तालीम जो है वो रियासत की ज़िम्मेदारी है। जमात इस्लामी ने मंशूर ये दिया कि किसी का भी बच्चा जो है इस वजह से वो अनपढ़ नहीं रहेगा कि उसके पास पैसे नहीं है, बल्कि रियासत उसकी जिम्मेदारी उठाएगी। हर बच्चे की तालीम और प्रॉपर तालीम देना रियासत की जिम्मेदारी होगी। जमात इस्लामी जब इक़्तिदार में आएगी तो इस पर अमल दरामद कराएगी। इसके लिए सेहत की जो मामला है कि कोई बीमार है, किसी को कोई तकलीफ है, बड़ा है, वो महज इस वजह से उसका इलाज नहीं हुआ कि उसकी जेब में पैसे नहीं है या किसी बड़े अस्पताल में, बल्कि रियासत की जिम्मेदारी होगी। फिर जो सर्विसेज है, साफ पानी फराहम करना, निकासियाब का बंदोबस्त करना, सफाई के मामला करना, ये सारी ये भी रियासत की जिम्मेदारी है। सिक्योरिटी के मामला प्रोवाइड करना, लोगों को सिक्योरिटी देना, ये भी रियासत की जिम्मेदारी होगी। फिर जमात ये भी कहा है मंशूर में कि हालांकि एक आम तासर ये है कि मजहबी पार्टियां जो ख़वातीन के हकूक़ के बड़ा ख़िलाफ़ है, लेकिन जमात इस्लामी जो है वो इस तरह की, जैसे मैंने पहले बताया कि दीगर मजहबी पार्टियों से ये मुनफरिद है कि ये जमात के मंशूर में है कि कोई भी अगर ख़वातीन को, अपनी बहनों बेटियों को जायदाद में हिस्सा नहीं देता तो रियासत उसके ख़िलाफ़ केस करेगी। ये लाजमी होगा कि जो इस्लाम ने विरासती सिस्टम बनाया है वो ख़वातीन को उस विरासत में से हिस्सा मिले। फिर बूढ़ों के लिए जमात ने यह तय किया है कि जिनकी उम्र 70 साल से ज़ायद हो जाएगी उनको वो बेशक जैसे सरकारी मुलाजम को पेंशन मिलती है, हर 70 ईयर के बड़े बंदे को रियासत जो है वो उनको गुजारा अलाउंस देगी ताकि वो अपना गुजारा कर सके, वो किसी के
ऊपर बोझ ना बने। तो इस तरह की बहुत से जो फलाही मंसूबे हैं जमात इस्लामी ने वो अपने इनकलाबी प्रोग्राम में रखे हैं। और जमात इस्लामी की चूँकि हिस्ट्री भी ये है कि हम जो बात करते हैं उस पर अमल भी करते हैं, और अमल हमने करके भी दिखाया। तो इसलिए ये जब मंशूर हम लोगों के पास लेके जाते हैं तो लोगों के अंदर एक मैं नहीं समझता कि जिस बंदे के पास भी हम गए उसने कहा कि नहीं जी हम जमात इस्लामी के मंशूर से इख्तलाफ करते हैं या इसकी पॉलिटिक्स से इख्तलाफ करते हैं। वो ये कहता है जी इससे पहले हमें पता ही नहीं था इन बातों का, हमें पता ही नहीं था, और ये भी नहीं पता था कि जमात इस्लाम इंडिपेंडेंट भी अपने नाम और निशान के साथ इलेक्शन लड़ सकते। अब आप आए हैं तो सर आपको नहीं लगता इसके पीछे वही वजह जो हम ब्रेक पे जाने से पहले कह रहे थे कि सोशल मीडिया बहुत ज्यादा आपको लोगों के साथ कनेक्ट करता है, हर किसी के हाथ में एंड्रॉयड फोन है, सबके अकाउंट्स भी हैं। तो अगर आप इसी तरह से जैसे आपने अपना पूरा प्लान बताया है, लोगों के साथ अगर आप इंट्रैक्शन ज्यादा बढ़ा देंगे तो लगता नहीं है कि लोगों को समझने में आसानी होगी? जी बिल्कुल। असल में चूंकि जमात ने इस बारे में ज़रा तवज्जो देर से दी है, लेकिन अब जमात ने भी अपने मरकजी लेवल पे, सूबाई लेवल पे, ज़िली लेवल पे अलग-अलग जो सोशल मीडिया जो एक्टिविटीस्ट हैं उनकी टीम बनाई है, और उनके जिम्मेदारान भी बनाए हैं, एक बाकायदा शोबा कायम किया है जो इसको लेके चल रहे हैं, और उसके रिजल्ट कुछ आना शुरू हो गए हैं और आने वाले वक्तों में मजीद उसका रिजल्ट आएगा। बिल्कुल सही, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप जो भी काम कर रहे हैं उस हवाले से आप आवाम को भी अपडेट रखें, क्योंकि आवाम कभी भी जो है ना उन लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाती जिनके विजन को वो समझ नहीं पाती है। और अपने विजन को समझाने के लिए सबसे जो आसान हमारे पास इस टाइम पे सोर्स है वो सोशल मीडिया है, क्योंकि सोशल मीडिया को बरोकार ला कर ही जो है वो आप एक किसी भी दुनिया के कोने में बैठे हैं अपना जो एम है वो लोगों तक पहुंचा सकते हैं। और लोगों का क्या उस पर फीडबैक रहता है, जैसे कि अब्दुर्रहमान हमने देखा है कि अब इलेक्शन का दौर है, पार्टियां तो मुतहर्रिक हैं, लोगों में भी इसकी बड़ा चर्चा होती है वोट के हवाले से कि किस पार्टी को कास्ट किया जाए। तो आपको क्या लगता है कि आवाम का क्या राय है इस बारे में पूरे माहौल के, और किस पार्टी की तरफ जो है उनका झुकाव आपको ज्यादा महसूस हो रहा है? सिने देखिए इस वक्त पीटीआई और नून लीग में मुकाबला है। अगर पंजाब के हवाले से बात करें, बाकी सारी सेकेंडरी पार्टीज चली जाती हैं, क्योंकि देखिए इनके पास तगड़े उम्मीदवार मौजूद हैं, इनके पास जो इनका पार्टी का मैसेज है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है, इनका जो मीडियम है मैसेज देने का, जिसमें सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, अपने कई तरीके हैं इनके पास ना जो अपना मैसेज एक बड़े स्ट्रॉन्ग तरीके से लोगों तक पहुंचाते हैं। इनके पास उम्मीदवार हैं जो कि 1980 की दहाई से सियासत में हैं। इनके पास बलदियाती नुमाइंदगान की पूरी एक फौज है जो पहले इलेक्शन लड़ चुके हैं, तजर्बाकार लोग हैं। इनके पास अपनी पार्टी के लोग हैं, अहदेदारान हैं, जिसमें जो है मरकजी पार्टी होती है, जिसमें ज़िली पार्टी होती है, सिटी की पार्टी है, फिर उसके आगे ज़ैली विंग्स होते हैं। तो इस तरह से इनके पास एक बड़ी तगड़ी फोर्स है। मतलब नून लीग के हवाले से बात करें तो कम से कम उनके पास एक हल्के में 2000 के करीब बंदा रजिस्टर्ड होगा, किसी न किसी होते के हवाले से, कारकुन हवाले से। सेम पीटीआई के पास शायद, क्योंकि कैंडिडेट जितने भी स्ट्रांग हो बात आके रुकती है आवाम के वोट पे। आवाम के वोट की ताकत जो है वही सबसे बड़ी ताकत है, और वोट की अहमियत क्या है इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और सियासत के हवाले से बात करें तो सियासी मैदान तो खासा सरगर्म है, उसमें वोट की ताकत जो है वो बहुत ज़्यादा अहम रहती है, क्योंकि वोट ही है जो पूरे सीन को चेंज कर सकता है, पूरी की पूरी कहते हैं ना कि एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। वोट की कितनी अहमियत है और लोगों का वोट कास्ट करना कितना ज़रूरी है, क्योंकि मोस्टली हम सर्विस में देखते हैं कि लोग जो है वो कहते हैं कि हमें समझ नहीं आ रहा है कि हम किस पार्टी को वोट कास्ट करें, या लोगों को अभी भी लेके बहुत सारे अबहाम हैं, या बहुत सारे जो है ना वो छुपे रुस्तम भी उनको कहा जा सकता है कि जिनको पता है उन्होंने कहां पे वोट कास्ट करना है, लेकिन वो यही प्रिटेंड कर रहे हैं कि हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। वोट की कितनी अहमियत है, उसकी क्या ताकत है, और अवाम का रुझान किस पार्टी की जानिब, इस हवाले से मजीद बात करेंगे। अब्दुर्रहमान, आपको लगता है बहुत सारे छुपे रुस्तम हैं जिन्होंने दिल में और दिमाग में डिसाइड किया हुआ है कि किस पार्टी को वोट देना है, लेकिन सामने भी कुछ जाहिर नहीं कर रहे? जी देखिए, पाकिस्तान की तारीख है कि जहाँ पर वोट कोई ज़्यादा सरप्राइज नहीं होता, पहले से पता होता है कि कौन जीत रहा है इलेक्शन। हाँ। जितने भी इलेक्शंस हुए हैं माशाल्लाह से पहले से लोगों को पता होता है सभी को कि वो कौन जीत रहा है, और वो उसी को वोट डालते हैं। यहाँ पर लोगों के जहनों में पहले से डाल दिया जाता है कि फ़लाँ पार्टी इक़्तिदार में आ रही है, तो जो जितने भी वहाँ पर दड़े होते हैं, जिसको आप अंडरवर्ल्ड कह लें, या इस तरह के जितने भी हर हल्के में या हर शहर में लोग होते हैं जो ताकतवर होते हैं लेकिन वो सियासत में नहीं होते, किसी न किसी धंधे से वाबस्ता होते हैं, तो वो सारे के सारे उसकी सपोर्ट में आ जाते हैं। वो जितना पार्टी फंड्स देते हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स ले लें, वो जितना पार्टी फंड्स देते हैं सोच समझ के उस पार्टी को देते हैं जो जीत रही हो।
उस कैंडिडेट को देते हैं ताकि कल को उनका फायदा हो जाए। अच्छा, यहाँ एक और बड़ा सवाल है कि आपने बोला कि लोगों को पता होता है कि कौन जीत रही है, हालांकि सिनेरियो तो ये होना चाहिए कि लोग इस चीज़ को डिसाइड करें कि उन्होंने किसको जिताना है, ना कि अपने वोट को वो इस बिहाफ पे कास्ट करें कि अच्छा फलां पार्टी जीत रही है, वहाँ का जो है वो वोट बैंक ज़्यादा है तो हम भी उधर वोट कास्ट कर देते हैं। आपका एक वोट जो है वो कहते हैं कि गेम चेंजर साबित हो सकता है, तो हमारे यहाँ इस तरह की जो सियासत है वो क्यों नहीं होती है? सीनियर देखिए, जब वोट गेम चेंजर साबित होने लगता है तो आरटीएस बैठ जाता है। जब कुछ भी होने लगता है तो कोई ना कोई सानिया रूहनुमा हो जाता है। कोई लीडर जीतने लगता है तो वो जो है वो सानिया कारसाज और बाद में रावलपिंडी में मारा जाता है। ये बड़ा मसला है कि यहाँ पर जो वोट है उसकी तकरीम, उसकी इज्जत वो जैसे महजब दुनिया में होती है वैसे नहीं होती। यहाँ पर वोटों की बजाय जो है वो डिसाइड किया जाता है स्टेट की जानब से कि कौन जो है वो अगले चंद सालों के लिए रूल करेगा। तो अगर वहाँ पे मामला तय ना हो तो फिर बराह रास्त जो है वो मार्शल भी आ जाते हैं, 4 आए हैं। तो ये हमारा बहरहाल एक मसला तो ये है कि अदालतें भी उनकी जो है वो पाया तकमील में लग जाती हैं, सारी स्टेट मशीनरी भी उन उम्मीदवारों को जितवाने में लग जाती है जिनको जिताने का फैसला हो चुका है। जैसे नून लीग अभी हुकूमत बनाएगी मरकज़ में भी पंजाब में भी, तो ये सभी को पता है और उसके लिए कोशिशें हो रही हैं, काविशें हो रही हैं। अगर कहीं पर भी लगे कि नून लीग हुकूमत नहीं बना रही तो ये इलेक्शन नहीं होंगे, मुलतवी हो जाएंगे जैसे पहले होते रहे हैं, पहले बड़ी ताकीद से हो रहे हैं। तो माजी में भी ऐसे होता रहा है कि अगर कोई नापसंदीदा आ रहा है तो उसकी आड़ में जो है वो बड़ा तमाशा लगता रहा है। तो फिर वो लोग आदी हो जाते हैं, लोगों को पता चल जाता है कि क्या होना है उनके साथ, फिर वो सारे के सारे उधर लग जाते हैं और यूं वोटों में कोई सरप्राइज बाकी नहीं रह जाता। फिर जो सरप्राइज वो एक अमेरिकन कोई मार्क ट्वेन भी कहता है कि अगर हमारे वोटों से कुछ होने लगे तो फिर ये हमें वोट भी ना डाल देते हैं ना। वोट कास्ट करने से ज़्यादा वोट काउंट करने वाला मैटर करता है, वो कौन है। हाँ। वो सारी सरकारी मशीनरी है। इस बार तो जुडिशरी भी इलेक्शन नहीं करवा रही ना, रिटर्निंग अफसरान करवा रहे हैं जो ब्यूरोक्रेसी से लिए गए हैं। तो ये वो डीसी एसी हैं या वो अफसर हैं जो कि अपनी पोस्टिंग के लिए सियासी नुमाइंदों के डेरों पर बैठे रहते हैं, उनकी खुशामद करते हैं। तो ये कल को भी इन्होंने पोस्टिंग लेनी है तो इनको अंदाज़ा भी है कि वो कहाँ से मिलेगी। तो वो मतलब इलेक्शन में किस हद तक जो है वो गैर जानबदार होंगे, ये तो मतलब लिखी पड़ी बात है। इसी तरह से इनके लिए इनको अप्रोच करना भी बड़ा आसान होता है। जुडिशरी को बहरहाल अप्रोच करना मुश्किल होता है, जजेस को अप्रोच करना बड़ा मुश्किल है क्योंकि वो हुकूमत के अंडर नहीं होते, वो चीफ मिनिस्टर के प्राइम मिनिस्टर के अंडर नहीं होते। उनकी प्रमोशन, उनकी ट्रांसफ़र, पोस्टिंग जितनी भी है वो सारी की सारी सेपरेट है। इस वजह से उनको अप्रोच करना मुश्किल होता है। इनकी ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, इनकी प्रमोशन, इनकी सारा कुछ नवाजना, ये वो सारा का सारा वो है वो सिविल हुकूमत के अंडर होता है। तो लिहाजा ये इनकी गैर जानबदारी जो है वो उस तरह से नहीं होगी। ताहम फिर भी इलेक्शंस होने चाहिए, ये प्रोसीजर चलता रहना चाहिए, इसी से शायद कुछ बेहतरी आ जाए। और जो लोग जिस तरह से मतलब अपना मंशूर आगे देते रहेंगे, शायद अवाम जो है वो उस मंशूर को कबूल कर ले। हाँ, क्योंकि बड़ा ज़रूरी है कि अवाम इस चीज़ को समझे कि वोट की ताकत क्या है और क्या अब्दुर्रहमान की बात से जो है वो मियाँ साहब भी मुत्तफिक होते हैं, ये जानेंगे। लेकिन वक्त एक छोटी सी ब्रेक। आई विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक टू आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और सियासत के हवाले से बात करें तो जहां पे पार्टीज़ की सरगर्मियां बहुत ज़्यादा अहम होती हैं, वहीं पे आवाम की ताकत जो है उसे सबसे बड़ी ताकत कहा जाता है। लेकिन हमारे यहाँ जो है वो बड़ा एक रवायती सा पैटर्न चलता आ रहा है, जैसे कि पहले भी ब्रेक से जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि किस तरह से वोट की जो है वो डिवीजन होती है, किस तरह से लोग डिसाइड करते हैं कि उनको किस पार्टी को जो है वो वोट कास्ट करना है। अब्दुर्रहमान की पूरी बात के साथ मियाँ साहब कितना इत्तेफाक करते हैं वो आपसे ही जानेंगे कि क्या आपको लगता है कि लोग जो है वो वक्त और हालात के मुताबिक ये डिसाइड करते हैं कि वोट कहाँ पे कास्ट करना है और वोट देने वाले से वोट काउंट करने वाले की ज़्यादा अहमियत है? जिसमें साबका दवार के हवाले से देखा जाए तो अब्दुर्रहमान का तजिया दुरुस्त है और स्पेशली पंजाब के हवाले से। लेकिन जैसे पहले सोशल मीडिया की बात हो रही थी तो उसी तरह मैं आऊँगा कि अब पहली मरतबा ऐसा होगा कि पंजाब के अंदर भी एक बेदारी की लहर है और लोग पंजाब के अंदर भी सोच रहे हैं कि हम इस ट्रेंड को ना देखें कि कौन जीत रहा है और किसके साथ जो है वो कौन इलेक्टेबल है और किसके साथ जो ज़्यादा इस तरह के लोग हैं, बल्कि वो कहते हैं कि हम आज़ादाना तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करें। अब पंजाब में पहली मरतबा। अच्छा, इससे पहले आप देखें कि यही चीज़ गलत साबित हो चुकी है 88 के अंदर। जैसे मैंने बताया कि IGI के साथ पूरी रियासती में शिर रही थी, लेकिन उसके बावजूद सिंध के अंदर आप देखें
कि बड़े बड़े नाम जो थे जिनको हम कहते थे कोई हरा नहीं सकता, पीर पघाड़ा लूज करके इलेक्शन, मोहम्मद का जुरेजो लूज करके, गुलाम मुस्तफा जतोई लूज करके। और उसके बाद 2002 में यही तारीख दोबारा दोहराई गई केपीके के अंदर। वहाँ पे जितने बड़े बड़े नाम थे, गुलाम मोहम्मद बलोर जैसे और सलीम सैफुल्लाह और जितने बड़े नाम थे पॉलिटिशियन, वो सारे इलेक्शन लूज कर गए। और मसाजिद के जो मौलवी थे जिनके पास मोटरसाइकिल भी नहीं थी, वो एक ऐसी लहर आई लोगों के अंदर बेदारी की कि वो 2002 में केपीके के अंदर जो एमएमए थी वो क्लीन स्वीप कर गई। अब मैं समझता हूँ कि यही लहर जो है पंजाब के अंदर सोशल मीडिया की वजह से लोगों के अंदर आई है, और लोग यहाँ पे चाहते हैं कि हम अपना आज़ादाना वोट इस्तेमाल करें। और मुझे यकीन है कि ये 2024 का इलेक्शन जो है, इस पे लोग आज़ादाना वोट इस्तेमाल भी करेंगे। और बड़े बड़े जिनको हम समझते हैं कि ये इलेक्टेबल है और डिसाइड हो चुका है, उसकी हुकूमत बननी है, शायद यहाँ पे पंजाब के अंदर भी हैरान को रिजल्ट आए और ऐसा ना हो और बड़े बड़े बुर्ज जो है वो उठ जाए। मेरा तो ये तर्जीह है। बिल्कुल ठीक है। और अगर इलेक्शन में आपकी पार्टी इलेक्ट होकर आती है तो फिर मुस्तकबिल में किस तरह की जो है वो प्लानिंग रहेगी? क्योंकि लोग बड़े मुश्किल हालात में हैं। सबसे बड़े जो मसले जो दिखाई देते हैं, एक तो महंगाई का मसला है, बेरोजगारी का मसला है, लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है, डिफरेंट तरह के क्राइसिस हैं। फैसलाबाद क्योंकि इंडस्ट्रियल सिटी है तो आपको पता है कि हमारा कारोबार किस हद तक मांद पड़ चुका है। तो क्या मंशूर रहेगा आपका, किस तरह की प्लानिंग रहेगी, और मुस्तकबिल में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जिसको सबसे ज़्यादा टारगेट करना ज़रूरी है, कौन से मसाइल को हल करना? सबसे पहले तो टारगेट करना पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमी को टारगेट करना ज़रूरी है। और उसके साथ साथ जो हमारे बड़े मसाइल हैं वो आप देखते हैं कि हर शोबा ज़िंदगी में करप्शन है। छोटे छोटे काम से लेके बड़े काम तक करप्शन के बगैर काम नहीं होता, जिस वजह से लोगों का एतमाद भी उठ गया है सरकारी अदारों के ऊपर। फिर उसके बाद बैड गवर्नेंस है, हमारा बड़ा इशू है कि गवर्नेंस को गुड करना है। तो जमात इस्लामी के पास इस सिलसिले में टीम भी मौजूद है और लोग भी मौजूद हैं, और जो ऑनेस्टी के साथ काम भी करेंगे इंशाल्लाह ताला। और इकॉनमी पाकिस्तान, जैसे पाकिस्तान एक ज़रिए मुल्क है, फैसलाबाद स्पेशली टेक्सटाइल सिटी है, इसकी एक्सपोर्ट की तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। बाकी मामला ज़राअत की तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है, ताकि किस तरीके से हमारा जो है वो फसलों की जो एवरेज आती है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से आ सके। जो गैर काश्त का रकबा है उसको किस तरीके से लोगों को दिया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरी रकबे की तादाद बढ़ी। और फिर एक जो बड़ा काम हो रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता जो डेवलपर है वो ज़रूरी रकबा हमारा दिन ब दिन कम होता चला जा रहा है और नई नई कॉलोनियाँ बन रही हैं। तो उस सिलसिले में जमात ने प्लान किया है कि वो कोई पॉलिसी अपनी जमात इंशाल्लाह बनाएगी ताकि ज़राअत हमारी जो है वो किसी तरीके से कम ना हो, डैमेज ना हो, बल्कि हम बजाय इसके कि बाहर से गंदम और चावल और बाकी चीज़ें जो इंपोर्ट करें, हम एक्सपोर्ट करने वाला इस हवाले से भी मुल्क बन जाए। और बाकी जो हमारे इसके अलावा ये चीज़ें के अलावा जो फ्रूट्स हैं, सब्जी है, वो भी पाकिस्तान फिर पाकिस्तान के अंदर का तवज्जो दी है तो डेयरी की बहुत बड़ा स्कोप है। आप देखते हैं कि बड़े छोटे से ममालिक हैं लेकिन अपनी डेयरी प्रोडक्ट्स जो एक्सपोर्ट करके बहुत ज़्यादा रेवेन्यू कमा रहे हैं। तो ये भी जमात ने प्लान बनाया कि हम डेयरी की तरफ किस तरह तवज्जो देंगे और ये भी इस बारे में भी हम अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे। फिर पाकिस्तान आप समझते हैं कि दुनिया का खूबसूरत तरीन मुल्क है। यहाँ पे जो है सियाह अगर हम वहाँ पर उनको अच्छा माहौल फराहम करें, अच्छा एटमॉस्फेयर दें और वहाँ पे वो सहूलतें सारी दें तो यहाँ पे पूरी दुनिया के जो सियाह है यहाँ पे आ सकते हैं और उससे पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा ज़र मुबादला हम कमा सकते हैं। तो ये पूरा जमात एक प्लान बनाए इंशाल्लाह ताला। अगर लोग जमात पे एतमाद करते हैं, जमात को वोट देते हो तो आप देखेंगे कि ग्रेजुअली जो पाकिस्तान मुश्किलात के अंदर हर शोबा है ज़िंदगी में गिरा हुआ है, जमात इस्लामी ग्रेजुअली तमाम मुश्किलात से पाकिस्तान को निकालेगी भी और आवाम भी महसूस करेंगे कि वाक़तन हमने वोट का सही इस्तेमाल किया है। और जो 75 साल दौर था हमारा जिसमें पाकिस्तान पीछे से पीछे गया और जो ख़ानदान यहाँ पे मुसल्लत थे वो हर लिहाज से आगे गए हैं, लेकिन इंशाल्लाह पाकिस्तान को आगे लेके जमात बिल्कुल, क्योंकि टूरिज्म को फ़रोग देना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सियाहत के हवाले से आपने जैसे स्पेशली बात की, और अगर फैसलाबाद की बात की जाए, फैसलाबाद जैसे कि अब्दुर्रहमान इंडस्ट्रियल सिटी है, तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? देखिए ज़ीनत, यहाँ पर जब हुकूमत बदलती है, बल्कि हुकूमत में जब वज़ीर ख़ज़ाना बदलता है तो सारी पॉलिसी बदल जाती है। यहाँ पर पॉलिसी के तसलसल का मसला है कि वो कभी भी नहीं रही ना। हर साल में दो पॉलिसीज़ भी आ जाती हैं, बजट आ जाता है, मिनी बजट आ जाता है, फिर उसके बाद जो है वो नए तरह के टैक्सेस आ जाते हैं। IMF की अलग डिमांड है, दूसरे बैंकों की अलग डिमांड है, दोस्त ममालिक का मसला है, फिर यहाँ पर लोकल लोगों का मसला है। तो फिर जो ज़्यादा प्रेशराइज़ करता है हुकूमत उसकी बात मान के आगे चली जाती है। यहाँ पर रुपये का जो यहाँ पर डाउनफॉल जब शुरू होता है, रुपया डेफिसिट में जाता है तो मुसलसल जाता है, उसको कोई भी रोकता नहीं है।
पेट्रोलियम के हवाले से कोई पॉलिसीज नहीं बनाई जाती, तो यहाँ पर पॉलिसीज का तसलसल का फुकदान है कि बिल्कुल। चीजें और एक किसी भी चीज को बेहतर करने के लिए जो है वो लॉन्ग टर्म पॉलिसी देना बहुत Exactly. ज्यादा जरूरी है, क्योंकि शॉर्ट टर्म पॉलिसीज के साथ जैसे जैसे टाइम गुजरता है लोगों को फिर से फिक्र लाक होने लगती है कि अब क्या करना है। अब्दुर्रहमान, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें हमारे प्रोग्राम को वक्त दिया। सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें हमारे प्रोग्राम को वक्त दिया। और आने वाले इलेक्शन में ऊंट किस करवट बैठेगा और आवाम का क्या फैसला होगा ये तो वक्त ही बताएगा। वक्त हुए छोटी सी ब्रेक का, विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10। और रीड लिस्ट के हवाले से अगर बात करें तो हमेशा से मेरी फोकस होता है कि जब भी आप ग्रॉसरी करने जाते हैं तो आप ज़रूर प्राइस टैग चेक किया करें, और जैसे ही आप सब्जी, फ्रूट और चिकन को खरीदने जाते हैं तो रीड लिस्ट चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। और अगर थोड़ा सा आगे बढ़ें, खेलों के हवाले से बात करें, क्योंकि खेलों का एक बहुत बड़ा फैक्टर हमारी सेहत के साथ भी होता है। और आजकल हम देख रहे हैं कि इतना डिजिटल दौर हो गया है, लोग जो है मोबाइल फ़ोन्स अपने बच्चों के हाथ में दे देते हैं और मोबाइल फ़ोन के जरिए जो है ना वो डिफरेंट तरह की डिजिटल गेम्स पे फोकस किया जाता है। लेकिन फिजिकली एक्टिविटी कितनी ज़्यादा ज़रूरी है और अपने बच्चों को जो है वो फिजिकल खेलों के साथ अटैच करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, इसी हवाले से बात करने के लिए आज हमें स्टूडियोज़ में दो बहुत ही खास मेहमानों ने ज्वाइन किया है। और एक मेहमान तो बहुत ही ज़्यादा खास है क्योंकि वो बड़ी ही नन्ही मुन्नी सी प्यारी सी बच्ची है, जिस एज में बच्चों को पता भी नहीं होता है कि उनको क्या करना है। उस एज में वो माशाल्लाह से पाकिस्तान का प्राउड है, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, कौन से खेल से वो मुंसलिक हैं और क्या खेल है इसी हवाले से जानेंगे, उनसे बात करेंगे। और विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं अपने गेस्ट से आपका इंट्रोडक्शन करवा देती हूँ। हमारे साथ आज स्टूडियोज में मौजूद हैं मोहम्मद इश्तियाक, सेक्रेटरी आर्चरी एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। थैंक यू सो मच सर, आपने हमें हमारे प्रोग्राम को वक्त दिया। साथ ही साथ जिन मैं नन्ही मुन्नी से एक प्लेयर की बात करी थी, बड़ी ही प्यारी है, मैं बड़ी एक्साइटेड उनसे बात करने के लिए, उनसे भी आपका तारुफ करवा देती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं कनीज फिजा इश्तियाक, गोल्ड मेडलिस्ट आर्चरी डिवीजन फैसलाबाद। अस्सलाम वालेकुम कनीज, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच कि आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनी है। किस तरह से सर्दियां गुजर रही हैं? सर्दी ज्यादा तो नहीं लग रही? चले, बहुत अच्छी बात है। और इतनी छोटी सी एज में, क्योंकि कनीज मुझे बता रही थी कि वो सिर्फ 12 साल की है और जिस एज में बच्चे को पता भी नहीं होता है कि उसे क्या करना है, वो माशाल्लाह से गोल्ड मेडलिस्ट है और हमारे लिए बड़े प्राउड की बात है। सर, पहले तो जाहिर बात है कि आपकी साहबजादी भी हैं और वैसे ही जो फादर एंड डॉटर का एक रिलेशनशिप होता है वो बड़ा खूबसूरत होता है। खेल के हवाले से जुड़ जाना और किस तरह से जो है वो कनीज का रुझान इस खेल की जानिब हुआ, ये बताइएगा। जी, मैं खुद भी बचपन से ही माशाल्लाह खेलों की तरफ राग़ब रहा हूँ और पेरेंट्स की बड़ी सपोर्ट हासिल रही है। तो जैसे ही चूँकि पता है कि मैं एज ए टीचर जब घर में आता हूँ और घर से जाता हूँ, उनको पता है कि मेरा पैशन इसी खेल के साथ ही मुंसलिक है और इनका रुझान मुझे देखकर ही हुआ है। और कुछ इफेक्ट्स भी होते हैं, हैबिट्स भी होती हैं, तो फिर माशाल्लाह ये मेरी दोनों बेटियां जो हैं ये मेरे साथ ही मुंसलिक हैं आर्चरी के खेल में। बिल्कुल, क्योंकि शुरू से जब आप अपने अब्बा को देखते हो कि वो किस तरह का खेल खेल रहे हैं, तो किस तरह से शौक पैदा हुआ कि आपको जो है वो आर्चरी की तरफ जाना है, और ये खेल क्यों आपको अच्छा लगता है? ये मुझे मेरे पापा की तरह मुझे बहुत ज़्यादा शौक है, जिसकी वजह से इसी वजह से आप खेलते हो क्योंकि बाबा खेलते थे और इसलिए अच्छा लगता है। तो कब से खेल रहे हो आप? कितना टाइम हो गया आपको खेलते हुए? मुझे 5 ईयर। 5 ईयर हो गए हैं माशाल्लाह। मतलब अभी आप 12 साल के हैं और 5 ईयर से आप खेल रहे हैं, मतलब कि जब से होश संभाली है सब बच्चों ने, तो इसका मतलब है कि फिर खेल में ही आपको देखा है कि हमारे अब्बा खेल रहे हैं तो उसी तरह से वो आगे उसको लेके बढ़ेंगी। तो मुश्किल नहीं होता है कि किस तरह से इतनी कम एज में बच्चों को सिखाना, या ये एज वो है कि जिसमें बच्चे आसानी से सीख जाते हैं चीज़ें? नहीं, मेरे पास अल्लाह का शुक्र है कि मेरे क्लास में 4 साल से जो है ना वो बच्चे ज्वाइन कर लेते हैं। हम माइंड स्किल्स के ऊपर भी काम करते हैं, क्योंकि आज के दौर में गुज़श्ता दौर से ज़्यादा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स खड़ी हो रही हैं बच्चों के लिए ना। पहले कुछ और मामला थे, अब कुछ और मामला हैं, तो इस हवाले से बच्चों के लिए जो है ना तरबियत इंतहाई ज़रूरी है। और जैसे कि आपने बताया कि मेंटली हेल्थ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जहनी तौर पर जो है ना, जिस्मानी तौर पे भी और जहनी तौर पे भी मजबूत होना एक प्लेयर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कितने बच्चे हैं जिनको आप सिखा रहे हैं और ये तमाम किस तरह से सिलसिला शुरू हुआ आपका? ये अल्लाह का शुक्र है, सिलसिला तो मैं खुद बचपन में करता रहा हूँ गेम्स, और बाद में फिर चलते चलते आप भी आर्चरी ही शुरू से कर रहे थे या किस तरह का खेल? नहीं, आर्चरी जो है ये फैसलाबाद में फर्स्ट
मैं ही हूँ जिसने आर्चरी को पकड़ा है और अच्छा। आर्चरी की ट्रेनिंग हासिल की है। तो मेरे जो टीचर हैं रिस्पेक्टेबल मानुल्लाह शाम साहब हैं, तो उन्होंने मुझे बताया है और इसकी ट्रेनिंग दी है। फिर मैंने वही चीज़ फैसलाबाद में प्रोवाइड की अपने बच्चों में, अपने स्टूडेंट्स में, और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मेरे पास 50 अबव जो हैं वो प्लेयर्स हैं, जिसमें बेटियां भी शामिल हैं, बेटे भी शामिल हैं, और इनमें 7-7, 8-8 साल के बच्चे भी शामिल हैं। अच्छा, सबसे कम उम्र बच्चा कितने साल का है आपके पास? वो करीबन 7 साल का है। अच्छा, 7 साल का है। जी। तो कितना टाइम लगता है इस खेल को सीखने के लिए? इसको सीखने के लिए ज़्यादा टाइम दरकार नहीं है। चीज़ है आपका फोकस, क्योंकि जो माइंड है वो पूरी बॉडी का कंट्रोलर होता है। आपका अगर माइंड अच्छा है तो आप कुछ भी कर सकते हो और कम वक्त में कर सकते हो। और ये खेल जो है ये सुन्नत रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिल्कुल। तो उनका इरशाद गिरामी है कि तुम तीरंदाजी को लाजम पकड़ो, क्योंकि ये तुम्हारे खेलों में बेहतरीन खेल है। बिल्कुल ठीक। और जिस तरह से आप कह रहे हैं कि बच्चों को सिखाते हैं, तो कितना अरसा बच्चों को लग जाता है इसे सीखने में? कितना टाइम आप कहते हैं कि कम से कम इतना वक्त तो जरूर इस खेल को देना चाहिए अगर आप अच्छे तीरंदाज बनना चाहते हैं तो? इसको जो है ना वो रेगुलर बेस पर 1 ओवर तो देना पड़ेगा अगर आप आर्चर बनना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक। और ये करीबन 5 से 6 जो है ना वो क्लास अगर इंसान कर ले, कोई बच्चा भी कर ले, तो अगर उसका माइंड है इस तरफ इंटरेस्टेड है, तो वो इसमें कोई शक नहीं को 4-5 क्लासों में मैं करवा देता हूँ उसको। बिल्कुल, क्योंकि कनीज भी सीख रही हैं और माशाल्लाह से अब तो सीख के जो है वो गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं। तो कनीज, किस तरह से आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो, पहले तो ये बताइएगा। मैं 6th क्लास में पढ़ती हूँ। ठीक है, और 6th क्लास में आप पढ़ते हो तो सारी बातें इस एज में जो है वो आपने स्कूल का होमवर्क भी करना होता है, एकेडमी भी जाना होता है, दूसरे काम होते हैं। तो फिर कैसे अपना टाइम मैनेज करती हैं? खेल क्या रोज प्रैक्टिस करती हैं या फिर आपका क्या स्केड्यूल रहता है? जी, मैं रोज़ प्रैक्टिस करती हूँ और शाम को फिर किसी भी तरह से ट्यूशन भी चली जाती हूँ। ठीक है, और इतना कम ही बोलती हैं, तीरंदाज हैं, इतनी हौसले वाला काम करती, इतना मजे का खेल खेलती हैं, और जो है वो बिल्कुल हल्की फुल्की छोटू सी आप हैं। तो खाने पीने का किस तरह से वो सारा ख्याल रखती हैं? वो सब मामा देखती होंगी कि क्या खाना है, किस तरह से सारी चीजें करनी है। तो क्या खाने में क्या पसंद है, क्या खाते हो ज्यादा शौक से? मैं ज्यादातर तो सब्जियां खाती हूँ। सब्जियां खाती हैं। बच्चों को तो सब्जियां बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हैं, लेकिन सब्जियां खाने से इंसान तंदुरुस्त रहता है। हाँ, ये बड़ी अच्छी बात है कि कनीज देख लें, उनको पता है, वो खेल से मुंसलिक है, तो उनको पता है कि जो आपकी हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा बेहतर रहती है सब्जियां खाने से। और बहुत ज़्यादा जो है ना वो हम फोकस करते हैं कि बच्चों की डाइट बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छी होनी चाहिए। और कनीज, आपको जो है वो सब्जियां पसंद है, सब्जियों के साथ दूध भी पीती हैं? जी। दूध पसंद है? जी। अच्छा, ठीक है। तो हमारे साथ एक कॉलर भी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन साहब, कहाँ से? जी, से बात कर रही हूँ जीनत, कपल ऑफ फैसलाबाद। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? हेलो, आपको मेरी आवाज आ रही है? खैरियत से हैं आप? हेलो हेलो हेलो, आप हमें सुन पा रही हैं? हाँ जी, आप सुन पा रही हूँ? जी जी, कैसी हैं आप, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहना चाहेंगे प्रोग्राम के बारे में? प्रोग्राम माशाल्लाह से हमारा तो सिटी जबरदस्त प्रोग्राम है और इसके सारे ही प्रोग्राम बहुत जबरदस्त है। जिस तरह से आप सब लोग जफर भाई कह सकते हैं, तो कोई सिटी 41 जो कामयाब करे, तो मैं इस तरह से बात चाहूंगी। इनके प्रोग्राम में हम लोग गए, डे ग्राउंड में इन्होंने किया, और इनका जो एक लेवल है बच्चों को लेके चलने का बहुत जबरदस्त है। इनका अपना स्टेमिना माशाल्लाह से बहुत जबरदस्त है। और ये हमारे फैसलाबाद के ये प्राउड है कि ये बच्चों को लेके यहाँ तक आए हैं और बच्चों की जिस तरह से ये ग्रोथ बना रहे हैं, जबरदस्त। माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको बहुत सारी कामयाबियां दे और बहुत सारी आप इसी तरह बच्चों की जो है वो बच्चों को एंटरटेन करते हैं। बच्चों को लेके जो है उनके फिजिक के हवाले से, उनके फ्यूचर के हवाले से, तो बहुत अच्छा लगता है जब इस तरह हमारे बच्चे जो है वो किसी अच्छे हाथ में हो और वो अच्छे तरीके से उनकी जो है वो तरबियत करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरह आपसे हमारी मुलाकात जब हुई
फर्स्ट टाइम तो नहीं इतना फील हुआ था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब आपको देखा किया तो बहुत अच्छा लगा। आप उसी तरह कामयाबियां समेटे आमीन। इसी तरह काम करते रहे। थैंक यू सो मच जी, कॉल करने के लिए बहुत शुक्रिया। और बड़ी ज़रूरी होती है अप्रिसिएशन, जैसे कि जाहिर बात है कि उन्होंने देखा। और इश्तियाक साहब, कैसा लगता है कि जब आपको लोग इस तरह से अप्रिशिएट करते हैं? हमारे कॉलर ने स्पेशली आपको दाद देने के लिए और आपके काम को सराहने के लिए जो है वो कॉल करी, तो कितना अच्छा लगता है जब लोग इस तरह से करते हैं, क्योंकि बड़े कम लोग हैं जो बहुत कम रिसोर्सेज के साथ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जी, बस ये अल्लाह की बरकत मैं कहूँगा, अल्लाह की रहमत कहूँगा। और बाकी ये है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो स्पेशल होते हैं, ये शायद उनमें एक है। बिल्कुल। क्योंकि हमारे जो कौम का जो लेवल है उनमें बहुत सारे कम लोग होते हैं जो काम करने वाले होते हैं संजीदगी के साथ। और इसी तरह उन लोगों का लेवल होता है जो दाद देने में भी जो है ना वो आगे होते हैं। तो बस कि ज्यादा लोगों का ये नहीं होता कि वो अच्छा काम कर रहा है तो उसके भी ऊपर तनकीद करते हैं। बिल्कुल। जो खुद तो करते नहीं है कुछ भी। आपको लगता है कि उस तरह की तनकीद का सामना आपको करना पड़ा? जैसे यूजुअली लोग आते हैं वो कहते हैं कि हम कोई भी काम करते हैं, जैसे आप खेल से मुंसलिक हैं, तो किस तरह के मतलब आपको लोगों की तरफ से किस तरह का रिस्पॉन्स मिलता है? नहीं, लोग तो बहुत देखें अप्रिशिएट करते हैं। देखें, जो खुद एक्सरसाइज को लाइक करता है वो जरूर मुझे अप्रिशिएट करता है। जिसकी हैबिट में शामिल नहीं है एक्सरसाइज, वो कहते हैं कि यार ये क्या कर रहे हैं। हाँ। लेकिन उनको नहीं पता कि इसके अमेजिंग इफेक्ट्स होते हैं। ठीक है, बॉडी के ऊपर भी बिल्कुल। और शख्सियत के ऊपर भी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बहुत से मेरे ऐसे वो पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे मेरे पास स्टूडेंट हैं, उनके बड़े अच्छे रिमार्क्स आ रहे हैं। बिल्कुल ठीक। और अगर आर्चरी के हवाले से स्पेशली बात करें, जैसे कि आपने कहा कि इस कॉन्सेप्ट को, इस खेल को आपने ही फैसलाबाद में इंट्रोड्यूस करवाया और माशाल्लाह से 50 के करीब जो आपके स्टूडेंट्स भी इसको सीख रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि इसका कितना ज्यादा मुस्तकबिल में स्कोप है और लोगों का कितना ज्यादा रुझान इस खेल की जानिब है? देखें, बच्चों को तो बहुत ज्यादा शौक है इस खेल से, बच्चों को बहुत ज्यादा वाबस्तगी है। लेकिन चूंकि ये खेल है कॉस्टली है, तो पाकिस्तान में इसके इक्विपमेंट नहीं मिलते, इसकी एक्सेसरी नहीं मिलती, तो फॉरेन से मंगवाना पड़ती है, फिर कॉस्टली भी होती है, डॉलर्स में होती हैं सारी चीज़ें। तो हालात आपके सामने हैं। जिनको शौक है उनके हालात नहीं है, ठीक है, वो उसको बेयर नहीं कर सकते। बिल्कुल। और जो जिनको शौक ही नहीं है, उनके पास पैसा भी है, सब कुछ भी है, लेकिन ये है कि उनको इसकी इंफॉर्मेशन नहीं है, उसकी यानी कि शौक ही नहीं है उनके। बिल्कुल। तो फिर आप किस तरह से प्रैक्टिस करवाते हैं? इस तरह तो प्रैक्टिस करवाना बहुत ज्यादा मुश्किल बस अपनी मदद आपके तहत ही करवाते हैं। नहीं, तो इसमें किसी तरह से गवर्नमेंट की कोई सपोर्ट है या हमारे स्पोर्ट डिपार्टमेंट का क्या इस खेल की तरफ रुझान है? स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का रुझान तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये है कि जितना बजट आता है वो दीगर खेलों में भी इस्तेमाल होता है। ठीक है। और बाज़ का तो ऐसा होता है कि वो बजट उठा लिया जाता है, यानी कि बजट उठा लेते हैं, वो कहते हैं कि जी वो पीछे चला गया। बस इस तरह के मिले जुले ख्यालात हैं, अल्फाज हैं। मैं इसकी डेप्थ में नहीं जाना चाहता क्योंकि वल्लाहु आलिम। मतलब कि आपको लगता है कि हमारे यहाँ सहूलियात उतनी ज्यादा मौजूद नहीं है जितनी ज्यादा खेल को? नहीं, सहूलियात तो 5% भी नहीं है। 5% भी सहूलियात नहीं है, फैसिलिटीज नहीं है। ये मैंने अपनी मदद आपके तहत करवाए हैं। थोड़ा बहुत जो है वो कुछ शख्सियात मेरे साथ मिलकर करती हैं, जिनमें फाहिद कलीम राना साहब हैं फैसलाबाद से, मंजूर हुसैन राना साहब हैं, जुबैर साहब हैं, चौधरी जुबैर गुजर साहब, तो और भी हैं। उन दोस्तों की मदद के साथ ही मैं ये चल रहा हूँ। कुछ अपने पास से करता हूँ, कुछ उनके। इस तरह हम कोई भी नेशनल डे होता है, जिस तरह अभी 25 दिसंबर का कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना साहब का डे गुजरा है, हमने उसको सेलिब्रेट किया है। अच्छा। तो इसी तरह हम 23 मार्च को करते हैं डिफेंस डे ऑफ पाकिस्तान, 6 सितंबर को करते हैं, 14 अगस्त को करते हैं। ये हमारे फंक्शन होते हैं और मैं करवाता हूँ। अच्छा, वो आप उसका सारा एक्सपेंस जितना अखराजात है वो खुद ही बर्दाश्त करते हैं? मैं खुद बर्दाश्त करता हूँ। और मेरे साथ कुछ पर्सनैलिटीज हैं जिनका मैंने नाम लेना जरूरी समझा है। ये मेरे साथ खड़े होते हैं, अल्लाह का शुक्र है, तो मैं करवा जाता हूँ। बिल्कुल ठीक। तो कनीज, आपका जारी बात है कि 5 साल से आप प्रैक्टिस भी कर रही हैं, माशाल्लाह से गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं। तो जब आप चैंपियनशिप के लिए गई तो किस तरह का जब मुकाबला हुआ तो कितना ज्यादा प्रेशर था, या बिल्कुल रिलैक्स थी और आराम से बाबा ने बहुत अच्छे से सिखाया था और सब चीजें आराम से हो गई? नहीं, मुझे मेरे बाबा ने बहुत अच्छी तरह सिखाया था और मैंने बहुत रिलैक्स होकर खेला।
बहुत रिलैक्स होके खेला था, बिल्कुल भी टेंशन नहीं थी? नो। और जब आप विन की और आपको गोल्ड जो है मेडल मिला तो कैसा लगा था? मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत खुशी हुई? जी। लगा कि अब जो मेहनत की है वो जो है उस मेहनत का रिवॉर्ड आपको मिल गया है? जी। तो अब नेक्स्ट क्या सोचती हैं कि और ज्यादा मेहनत करेंगी? जी। और ज्यादा प्रैक्टिस करती हैं? जी। कितना कितना टाइम देती हैं प्रैक्टिस को? 1 ओवर भी दे देती हूँ। 1 आवर देती हैं? जी। डेली का? जी। और बाबा के साथ जाती हैं? स्कूल की क्या टाइमिंग है, किस तरह से पूरा दिन क्या करती हैं, पूरा दिन की क्या मसरूफियत रहती है? पूरा दिन के सबसे पहले अरबी जाना होता है, उसके बाद स्कूल जाना होता है। अच्छा। स्कूल से 2 बजे छुट्टी हो जाती है। अच्छा। उसके बाद बाबा के साथ चली जाती हैं और उसके बाद ट्यूशन। तो स्कूल जब जाती हो तो जितनी भी टीचर्स हैं या दोस्त हैं उनको बताती हो कि मैं खेल खेलती हूँ? उनको पता है कि किस तरह से आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं? जी। तो वो स्पेशल ट्रीटमेंट जरा मिलता है कि जैसे अगर कभी होमवर्क नहीं किया है तो जो है वो दूसरे बच्चों को अगर डांट पड़ रही है तो आपको नहीं पड़े? कभी ऐसा कुछ हुआ है? स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है टीचर्स की तरफ से? नहीं, मिल भी जाता है, नहीं भी मिलता कभी बार। और दोस्तों में वो रोब है कि भाई मैं तो गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, मैं तो इतनी मेहनत करती हूँ, या नहीं बिल्कुल दूसरे बच्चों की तरह ही रहती हैं? नहीं, मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं बिल्कुल दूसरे बच्चों की तरह रहती हूँ। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। और मम्मा से फरमाइशें करती हैं कि जाहिर बात है कि आपने गेम भी करनी होती है, खाने पीने में क्या चाहिए, तो मम्मा से फरमाइशें करती हैं? बाबा मामा को बताते हैं कि इसको खाने में ये देना है? दोनों फरमाइश भी करती हैं और बाबा भी बताते हैं, ख्याल रखते हैं इस चीज़ का? जी। बिल्कुल ठीक है। सर, डाइट का इसमें कितना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है? क्या आपको जिस तरह दूसरी दीगर खेलों के लिए अपने डाइट का ख्याल रखना पड़ता है, आर्चरी के खेल के लिए भी उसी तरह से आपको जो है वो अपना डाइट प्लान पूरा रखना पड़ता है, अपने वेट को, अपने जो है पूरी बॉडी को मेंटेन करना पड़ता है? जी जी, क्यों नहीं। देखें, हमारी डाइट अच्छी होगी तो हम अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे, डाइट अगर अच्छी नहीं होगी तो हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। पहले तो ये होता था कि जो खिलाड़ी होते थे, स्पोर्ट्समैन होते थे, वो स्पेशली अपने लिए कुछ करते थे, उनके पेरेंट्स भी कहते थे कि यार इनका ये इन चीज़ों का हमने ख्याल रखना है। लेकिन अब आम आदमी जो है ना, उसके लिए भी उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि डिजीज़ लेवल जो है वो बहुत अब चला गया है। हर चीज पे स्प्रे हो रहा है, तो बहुत मुश्किल हो रहा है आम आदमी के लिए। तो स्पेशली जो स्पोर्ट्समैन है उनके लिए तो और कॉन्शियस लेवल जो है ना वो काफी अप हो चुका है। बिल्कुल, क्योंकि अब तो हमारा बहुत ज्यादा रुझान है, हम देखते हैं कि यंग जनरेशन है वो सुबह मॉर्निंग वॉक को ज्यादा अहमियत नहीं देती है, और अगर जाते हैं तो बहुत ज्यादा, अगर कोई फिटनेस फ्रीक है तो वो जिम में चला जाएगा। तो आप क्या समझते हैं कि एक्सरसाइज का गेम में कितना ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहता है? देखें जी, एक्सरसाइज जो है ना वो तो हमारी बॉडी को जनरेट करने में मददगार है। बिल्कुल। आज पार्क जितने भी आबाद, में पहले भी एक मरतबा कह चुका हूँ कि जितने भी पार्क हमारे आबाद है ना, वो मरीजों की वजह से हैं, और मरीजों को भेजने वाले कौन है? डॉक्टर हैं। डॉक्टर कहते हैं कि आप वॉक करें। अगर वो ना कहें तो शायद पार्कों में जो लोग मौजूद हैं ये भी ना हो, क्योंकि हमारे कॉन्सेप्ट ही नहीं है पार्कों का। हमारे ये वो उनका जहन ही नहीं जाता कि हम अगर पार्क में जाएंगे तो हमें ऑक्सीजन मिलेगी, हम पार्क में जाएंगे तो हमें खुशहाली मिलेगी, हम पार्क में जाएंगे हमें सेहत मिलेगी। तो सेहत की कीमत जो है वो वही जानता है जो बीमार है। जो सेहतमंद है उसको कोई पता नहीं है कि मुझे वॉक करनी चाहिए, मुझे एक्सरसाइज करनी चाहिए, मुझे पार्क का रुख करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जब बेड पे जाता है इंसान, फिर बंदा सोचता हो मैं एक्सरसाइज करता तो मुझे ये बीमारी। बिल्कुल, क्योंकि वैसे भी कहते हैं कि जो मॉर्निंग वॉक है, या आप किसी भी वक्त में जब भी इवनिंग वॉक भी लेते हैं तो आपको बहुत सारी बीमारियों से बचा लेती है, आप डॉक्टर से बच सकते हो। अपनी सेहत को बेहतर रखने के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। आर्चरी के खेल के बारे में मजीद जानेंगे, वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक टू आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10। और जनाब, आज हो गया 28 दिसंबर, यानी कि न्यू ईयर में रह गए सिर्फ 3 दिन और नए साल का आगाज और खुशियों भरा हो तो क्या ही मजे की बात है ना। और हम लेकर आए हैं आपकी इंटरटेनमेंट का फुल प्रूफ प्लान। और जैसे कि फैसलाबाद में बहुत कम इवेंट्स होते हैं, लेकिन न्यू ईयर के मौके पर लॉन्चिंग ऑफ कैनाल लॉन्जेस की जानिब से जो है वो पूरे इवेंट को जो है ऑर्गेनाइज किया गया है। ग्रैंड फ्यूजन फैमिली फीस्ट का 31 दिसंबर की नाइट को जो है
है वो इनेकाद हो रहा है फैसलाबाद में लोअर कनार रोड पर। आप जाकर अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इस कॉन्सर्ट को जो है वो एंजॉय कर सकते हैं। हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर नंबर भी मौजूद है जैसे कि आप देख सकते हैं, और उस नंबर पर कॉल करके आप हमसे पासेस हासिल कर सकते हैं और अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जाके इस पूरे इवेंट को जो है वो एंजॉय कर सकते हैं। सबसे मजे की बात यह है कि एक पास पर 5 लोग एंटर कर सकते हैं और अपने जितना भी वो टाइम है उसको मजीद मेमोरेबल बना सकते हैं, क्योंकि नए साल का आगाज है तो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि हम उसको बहुत अच्छे तरीके से जो है वो सेलिब्रेट करें। हमारे साथ कॉलर भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन सा, आप कहाँ से? शिराज मिर्जा बात कर रहा हूँ फैसलाबाद से। शराज कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। और क्या आपका प्लान है और किस तरह से? जी जी, प्लान कर रहा था मैं, तो अचानक मैंने ये सिटी 41 गया तो आप बता रही थी पास के हवाले से, तो मैं अपने दोस्तों के साथ प्लान कर रहा था, तो मुझे भी ये पास हासिल करना है, तो इसका क्या प्रोसेस है? बस आपने कॉल कर दी है तो इसका और कोई प्रोसेस नहीं है, क्योंकि मेरी ऑडियंस मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये गिफ्ट जो है ना न्यू ईयर का आप तक पहुंच जाएगा। मेरी टीम से आप ये पासेस हासिल कर सकते हैं। और बहुत शुक्रिया आपने हमें जो है वो कॉल की है और हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने, क्योंकि आपकी शिरकत और आपकी मौजूदगी हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और पासेस जो है वो आप हमारी टीम से हासिल कर सकते हैं। टेलीविजन स्क्रीन पर प्रॉपर नंबर चल रहा है, आपको सिर्फ कॉल करनी है और जनाब आप ये पास हासिल कर सकते हैं और 31 दिसंबर की इवनिंग को और भी ज्यादा हसीन और खूबसूरत अपने प्यारों के साथ बना सकते हैं। तो बस खुश रहिए, जिंदगी में खुश रहना बहुत ज्यादा जरूरी है और खुशी की एक जो और बड़ी वजह होती है वो ये है कि आप कितने ज्यादा तंदुरुस्त हैं, और तंदुरुस्ती के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप जो है वो फिजिकल एक्टिव, आप उतना ही एक्टिव हों और उतना ही ज्यादा जो है ना वो अपनी सेहत का ख्याल रखें। वॉक करना बहुत ज्यादा जरूरी है, खेलों को जो है वो आगे लेके जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। खेल के हवाले से बात करें तो आर्चरी यानी कि तीर अंदाजी का जो एक खेल है वो इश्तियाक साहब ने फैसलाबाद में से इंट्रोड्यूस करवाया है। ये खेल किस तरह से खेला जाता है, किस तरह के इसके इक्विपमेंट्स रहते हैं और किस तरह की इसका पूरा प्रोसेस है वो हम जानेंगे इश्तियाक साहब से कि इश्तियाक साहब आप किस तरह से पूरा प्रैक्टिस करवाते हैं और किस तरह से पूरा जो है ना ये अमल रहता है, उसके हवाले से बताइएगा। जी, जैसे ही कोई न्यू कमर आता है आर्चरी के हवाले से कि हम ये बड़ा इंटरेस्टेड हैं इसके साथ और हमें करना चाहिए, तो उसको हम पहले बताते हैं, इसकी पूरी इंफॉर्मेशन देते हैं, ठीक है, और बाद में उसका बॉडी स्ट्रक्चर के मतलब बताते हैं, उसका विजन बताते हैं और उसकी साइड बताते हैं कि आपने कैसे इसको पकड़ना है और कैसे इसको आपने एरो लोड करना है और कैसे आपने इसका ड्रॉ करना है और कैसे एरो शूट करना है। ये सारा एक प्रोसेस है, ये ऐसे नहीं है कि कोई बंदा आएगा और उठकर जनाब लगा के चला जाएगा, क्योंकि ये ऐसा खेल है कि ये पहले तो शिकार के लिए इस्तेमाल होता था, हंटिंग के लिए शुमार होता था, कि लड़ाई झगड़े में शुमार होता था। पहले जंगों में ये तीरंदाजी होती थी, क्योंकि दूर से ही अपने हदफ को पा लिया जाता था और दूर से ही तीरंदाजी करके जो है ना वो दुश्मन को भगा दिया जाता था, या कि बाद में जो है ना वो उनकी तादाद को कम करने के लिए तीर चलाए जाते थे और फिर बाद में जंगों में। तो अब ये है कि एक प्रोफेशनली यानी कि खेल के नाम से जाना और पहचाना जाता है। और तो फैसलाबाद में कितने लोगों को आर्चरी के यानी कि तीर अंदाजी के बारे में पता है कि किस तरह से जो है वो इस खेल की तरफ जाना है, लोग आपको किस तरह से अप्रोच करते हैं? क्योंकि एक नया खेल है जो कि फैसलाबाद में इससे पहले मैंने नहीं कभी सुना है कि लोग डिफरेंट जगह पे से खेल रहे हैं, क्योंकि डिफरेंट तरह के हम क्लब्स तो देखते हैं, लेकिन आर्चरी के हवाले से जो है वो फर्स्ट टाइम मैंने सुना है कि फैसलाबाद में जो है वो आप सिखा भी रहे हैं और लोग आप तक आते हैं। तो किस तरह से लोग आपको अप्रोच करते हैं? क्या इसके कोई रजिस्ट्रेशन का भी तरीकेकार होता है या आपको किस तरह से वो उस हवाले से थोड़ा सा बताइए। जी, रजिस्ट्रेशन भी है, पूरा एक आइन है, क्वादो ज़वाबत की एक लिस्ट होती है, वो उनको पढ़ाई जाती है। हाँ। और उसमें जो फॉर्म, एडमिशन फॉर्म वो फिलअप होता है। इब्तदाइया मरहला क्या होता है? मैं चाहती हूँ कि जितनी मेरी ऑडियंस देख रही है, अगर कोई आप तक अप्रोच करना चाहे तो उसको एटलीस्ट पता हो कि किस तरह से उसने आपको अप्रोच करना है। जी, हम पहाड़ी वाली पार्क और अल्फते स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स जी, डी ग्राउंड पार्क, ठीक है, यहाँ पर हम जो है ना इन चीज़ों की ट्रेनिंग दे रहे हैं। बिल्कुल ठीक। तो अगर कोई आना चाहे तो वेलकम जनाब। ये जहन के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, यानी कि अपने माइंड स्किल्स को बेहतर बनाने के लिए अमेजिंग इफेक्ट्स होते हैं इसके ऊपर, यानी कि आपके स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहता है उसके लिए बहुत अच्छा है, आपकी बॉडी लैंग्वेज के लिए बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। बिल्कुल ठीक। इसके अलावा जो है वो सबसे बड़ी बात यह है कि ये सुन्नत रसूल है, इसके मतलब 20 अहादीस हैं, ठीक है। तो आप इस तरफ अगर आना चाहें तो वेलकम। आप, मैं बिल्कुल जो है ना ये चाहता हूं कि हर इंसान जो है ना वो इससे मुशर्रफ हो।
बिल्कुल ठीक है। हर इंसान सीखे हाँ, इसको। बिल्कुल सही। और खेल किसी भी तरह का हो, उसे खेलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और अच्छा कोच मिल जाए तो उससे ज़्यादा मैं समझती हूँ कोई नेमत नहीं है। तो आपके अलावा और कितने लोग हैं जो ट्रेनिंग साथ में स्टूडेंट्स को देते हैं, या सिर्फ आप ही बच्चों को सिखाते हैं? नहीं, रमीज़ राजा है मेरे साथ, ठीक है। जुल्फ़कार अली हैं, तो और भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, मोहम्मद इजाज़ है। तो इस तरह मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ एक पूरी टीम है जो वर्क करती है, और मैनेजमेंट में मेरे साथ होती है, ट्रेनिंग में मेरे साथ होती है। बिल्कुल ठीक। तो अल्लाह का शुक्र है, सब मिलकर जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक, क्योंकि टीम वर्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और कोचेस की मेहनत जो है वो फिर बच्चों में आगे नज़र भी आती है। और माशाल्लाह से हमारे पास एग्जांपल कनीज़ की सूरत में मौजूद भी है कि आपकी मेहनत जो है वो इनकी सूरत में हमें दिखाई दे रही है कि गोल्ड मेडलिस्ट हैं। कनीज़, अगर बात करें हॉबीज़ के हवाले से, तो आर्चरी के अलावा और कौन सी क्या चीज़ें करना अच्छा लगती हैं? कौन सी ऐसी चीज़ें जिसको करने में मज़ा आता है? कार्टून्स देखती हैं या किसी तरह की कोई फिल्म्स देखती हैं, क्या करती हैं? कार्टून्स देखती हूँ। कार्टून्स देखती हैं? कौन से कार्टून सबसे फेवरेट है? रुद्रा एंड मोटू पतलू। तो वो परियों वाली जो होते हैं कि परियों की कहानियां और हाँ जी, फ्रॉक्स वो के भी। साथ, फ्रॉक्स और इस तरह की टॉयज के साथ खेलना, वो सब चीजें नहीं करती हैं? क्योंकि बच्चियों को तो बड़ा शौक होता है कि गुड़िया उनके पास हो, वो उसके लिए नए नए ड्रेसेस अम्मा से मंगवाती हैं, उनको तैयार करती हैं। तो ये सब चीजें नहीं करती आप? नो। आपको क्या अच्छा लगता है? मुझे सिर्फ और सिर्फ आर्चरी करनी अच्छी लगती है। आर्चरी करनी अच्छी लगती है। तो जैसे अभी तो आप माशाल्लाह से खुद प्लेयर हैं, गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं, अभी पढ़ाई भी कर रही हैं, तो पढ़ाई के साथ साथ जैसे जैसे बड़ी होंगी तो फिर कोचिंग की तरफ भी जाएंगी, कोचिंग भी करेंगी, लोगों को सिखाएंगी बच्चों को? जी। शौक है, पता है कि किस तरह से बाबा ट्रेन करते हैं? जी। स्ट्रिक्ट टीचर बनेंगी या फिर बच्चों से प्यार से रहेंगी? नहीं, बच्चों से प्यार से रहूंगी। लेकिन कुछ बच्चे तो बड़ा तंग करते हैं, उनके लिए थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस भी जरूरी होती है। जी, वो भी कर लूंगी। वो भी करेंगी, उनको अच्छे से सिखाएंगी, बाबा के विजन को आगे लेके जाएंगी? जी। ठीक है। और मामा के साथ किस तरह का है? मामा थोड़ी सा सख्त मिजाज हैं या मामा प्यार से रहती हैं? मामा के साथ कैसा है? मम्मा प्यार से रहती हैं। मामा प्यार से रहती हैं। और मामा को बताती होती हैं स्टोरीज? जैसे कि मेरी भी आदत है, मैं जब घर जाती हूँ तो अपनी मामा के साथ पूरा दिन की रूटीन शेयर करती हूँ कि आज मैं सुबह से ये किया, ये खाया, ये सब, वो सब चीजें करती हैं? जी। मामा को सब बताती हैं? मामा की बेस्ट फ्रेंड है या स्कूल में कोई बेस्ट फ्रेंड है? नहीं, मम्मा क्यों। बहुत अच्छा लगा कनीज़ कि आप आई, और अल्लाह करे कि आपकी जो है ना वो ज़िंदगी में कामयाबी इसी तरह से बढ़ते रहे। आपकी बाबा की बहुत मेहनत है, और बेटियां जो है वो बाबा की बहुत प्राउड होती हैं। तो आपके बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच कि आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनी। और जितनी भी वालिदैन हैं उनके लिए ये ना सिर्फ एक मैं कहती हूँ कि मिसाल है, बल्कि एग्जाम्पल भी है कि आप जो है वो अपनी बच्चियों को अगर बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं तो वो किसी भी फील्ड में वो आगे बढ़ कर कामयाब हो सकती हैं। तो हमारे लिए एक बड़ी खूबसूरत सी एग्जाम्पल भी बाप बेटी की सूरत में मौजूद है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे वक्त छोटी सी ब्रेक का। विल बी राइट बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10, और खेलों के हवाले से बात करें तो पाकिस्तान में मुतअद्दिद खेल खेले जाते हैं, बहुत सारे खेल हैं, बहुत सारा टैलेंट हमारी सरजमीन पे मौजूद है। और अल्हम्दुलिल्लाह वी आर सो ब्लेस्ड कि पाकिस्तान में जो है ना वो हर तरह की स्किल्स दिखाई देती हैं, वो चाहे किसी भी शोबे से मुंसलिक हो। खेलों के हवाले से बात करें तो बहुत ज़्यादा प्लेयर्स जो है वो फैसलाबाद की सरजमीन से निकले हैं, और नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर उन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है। और बड़ा ही अच्छा लगता है जब भी हम किसी भी अपने नेशनल हीरो से बात करते हैं, और भी ज़्यादा खुशी होती है जब हम किसी फीमेल प्लेयर से बात करते हैं। और आज तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड और बड़ी खुश भी हूँ, क्योंकि पहले भी मैंने जिस एक प्लेयर से आपको मिलवाया जो हमारे पास गोल्ड मेडलिस्ट थी, वो भी एक बड़ी नन्ही मुन्नी सी 12 साल की बच्ची थी। हमारे साथ एक और 11 साल की गोल्ड मेडलिस्ट हैं जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है। उनसे मैं आपका तारुफ करवा देती हूँ और जानते हैं कि उनका आर्चरी के साथ ये सफ़र किस तरह से जा रहा है। हमारे साथ मौजूद है अक्सा बतूल इश्तियाक, गोल्ड मेडलिस्ट आर्चरी डिवीजन फैसलाबाद। अस्सलाम वालेकुम अक्सा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है, आप खैरियत से? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। किस तरह से सर्दी का मौसम कैसा जा रहा है? बहुत अच्छा है। ज्यादा सर्दी तो नहीं लगती है? नहीं। वो बच्चा है कि जिसको हर मौसम अच्छा लगता है, सर्दी ज्यादा अच्छी लगती है या गर्मी? दोनों ही। दोनों ज्यादा अच्छी लगती हैं, मजे की लगती हैं। जी। और आर्चरी खेलना कितना ज्यादा जो है वो पसंद है? बहुत अच्छा है। बहुत पसंद है? जी। क्यों पसंद है ज्यादा? क्योंकि जैसे मेरे पापा ने आर्चरी खुद की थी, जैसे मेरे पापा ने खेला है, मुझे भी वैसा शौक है कि मैं भी अपने पापा जैसा कोच बनूं, आर्चर बनूं।
बिल्कुल ठीक। और मैं आपको बता दूं कि अक्सा भी जो है वो इश्तियाक साहब की छोटी साहबजादी हैं और कनीज़ की छोटी बहन है। तो क्या अक्सा आपको जो है वो कनीज़ को देख के शौक पैदा हुआ था खेलने का, या बाबा को देख के? बाबा को देख के। बाबा को देख के। बाबा जिस तरह से प्रैक्टिस करवाते थे दूसरे बच्चों को, तो आप कब से कर रही हैं? मुझे 1 साल हुआ। 1 साल हो गया। और 1 साल में आपने सीख के गोल्ड मेडलिस्ट भी बन गई। जी मतलब आप तो बड़ी ही फिर टैलेंटेड बच्चा हो। जी। तो आपने जब पूरा ये चैंपियनशिप खेली तो कितना ज्यादा अच्छा लगा, कितना ज्यादा एक्साइटेड थी? कुछ बहुत प्रेशर अच्छा। था, कुछ नर्वसनेस वगैरह कुछ? बाबा कुछ समझाते होते हैं कि जब खेलने से पहले कि इस तरह से गेम को खेलना है? जी। क्या बताते हैं? बाबा बोलते हैं कि कंफ्यूजन नहीं होना है, अच्छी हाँ। तरह खेलना है। अच्छी तरह खेलना है। और बाबा से ही सीखती हैं, या बाबा ने जैसे बताया कि और भी कोचेज हैं उनमें से किसी से भी सीखती हैं? बाबा से भी सीखती हूँ और उनमें से कोचेज से भी सीख लेती हूँ। तो बाबा ज्यादा स्ट्रिक्ट तो नहीं है सिखाने में? नहीं। तो शरारतें करती हैं? जी। क्योंकि मुझे पता है, मैं आपको देख रही थी, आप जब बैक कैमरा पे बैठी हुई थी ना, आप बड़ी एक नॉटी सी स्माइल दे रही थी। तो कितनी शरारतें करती हो? कितना शरारती बच्चा है? थोड़ी सी करती हूँ बस, ज्यादा नहीं करती। सर कितना मतलब कि मुश्किल होता है या कितना अच्छा लगता है अपने बच्चे को सिखाना और दूसरे बच्चे को? थोड़ा कुछ डिफरेंस लगता है, या फिर जब आप कोच होते हैं तो सारे बच्चे एक जैसे हैं आपके लिए? देखें, अल्लाह का शुक्र है कि मैं 40 साल से मैं इस फील्ड से रिलेटेड हूँ। पहले खुद करता था। हाँ। फिर बाद में करवाना शुरू हो गए, यानी कि कोचिंग के सिस्टम में चले गए। और लेकिन मेरे भाई भी मुझसे सीखते रहे हैं। अच्छा। वो भी ट्रेनिंग लेते रहे हैं दीगर मार्शल आर्ट स्टाइल्स की। तो वक्त के साथ साथ फिर वो नहीं कर सके। मैं फिर रिलेटेड रहा इसके साथ ही। और अल्लाह का शुक्र है कि इसी खेल की वजह से मुझे जॉब भी मिल गई। और अच्छा, माशाल्लाह। बाकी ये है कि मेरे लिए जो मेरे दूसरे बच्चे हैं ना, वो भी ऐसे ही हैं जैसे ये हैं। और सर, ये दोनों बेटियों की खुद की चॉइस थी कि उनको इस खेल की जानिब जाना है, या फिर आपने, ये आपकी पसंद थी? क्योंकि हमारे यहाँ स्पेशली ऐसे होता है ना कि अम्मा अब्बा कह देते हैं तुमने डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो जारी बात आप खुद स्पोर्ट मैन है, तो क्या बच्चों को खुद से कहा था या दोनों का अपना शौक है? नहीं, ये इनका अपना ही है। मैं तो इनको कभी लेके नहीं जाता था। अच्छा। ये मुझे तंग करती थी कि बाबा हमें भी लेके जाएं, हमें भी लेके जाएं। देखें, वो दूसरे बच्चे आ रहे हैं, हमें आप नहीं लेके जा रहे, क्योंकि मेरे और बहुत से काम होते हैं। कभी बाहर से क्लब चले जाना, यानी कि घर से तो कम ही जाता हूँ, यानी कि जिम्मेदारियां कुछ ज्यादा हैं, घर में भी बड़ा हूँ, ठीक है। फिर अपनी जॉब के मामलात हैं, फिर बाहर के गेम्स के, मैं सेक्रेटरीशिप भी मेरे पास है आर्चरी की, तो इसके अलावा और भी काफी गेम्स हैं मेरे पास। तो मिलना मिलाना IPR काफी ज्यादा है, तो इस वजह से मैं इनको रेगुलर नहीं लेके जाता था। लेकिन अब आके मैंने महसूस किया है कि यार इनमें भी टैलेंट है, तो इनको भी मौका मिलना चाहिए। फिर अब मैं जहाँ भी हूँ, लेकिन इनको घर से लेके जाता हूँ। और माशाल्लाह दोनों बेटियों ने अपने आप को प्रूव भी किया है। माशाल्लाह हाँ, से गोल्ड मेडलिस्ट हैं। आपका जो डिसीजन था जो इन्होंने अपने लिए लिया, वो बहुत बेहतरीन साबित हुआ। मैं देख रही हूँ कि अक्सर के गले में बहुत सारा मेडल्स हैं। अक्सर इनके बारे में तो जरा बताओ कि मेडल्स क्या क्या है, कब कब विन किए ये मेडल्स? जी, मैंने कब विन किया? 2017 में किया और 2002 में किया। बिल्कुल ठीक है। मजीद जानेंगे कि अक्सा जो है वो अपने खेल के साथ कितना जुड़ी हुई हैं और क्या इनकी क्या रूटीन रहती है, किस तरह से पूरा मैनेज करती हैं, क्योंकि बड़ी 11 साल के बच्चे को अपना होश नहीं होता कि किस तरह से, और माशा खेल भी रही हैं, स्कूल भी, इसी वाले से मजीद बात करेंगे। वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, विल बी राइट बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक टू आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और खेलों के हवाले से जो है वो खुसूसी गुफ्तगू जारी है कि आर्चरी के खेल किस तरह से जो है वो खेला जाता है, कौन सी सहूलियात हैं जिनका फुकदान है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जो हमारी गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड की जानी चाहिए, लेकिन वो सहूलियात मौजूद नहीं है। लेकिन खैर एनी हाउ, इन सबसे बहुत जो मज़े की और एक्साइटिंग चीज़ है वो ये है कि आज हमारे पास बड़ी नन्हे मुन्ने से दो जो है वो गोल्ड मेडलिस्ट मौजूद हैं और हमारे साथ अक्सा भी मौजूद हैं। तो अक्सा, जैसे कि मैं पूछ रही थी कि आपने जो है वो चैंपियनशिप खेली, तो जब आप विन की तो उस टाइम पे किस तरह के इमोशंस थे, कैसा फील हो रहा था? बहुत अच्छा हो रहा था। बहुत अच्छा हो रहा था, खुशी हो रही थी कि मैं जीत गई? जी। आपको लगता था जब खेलने से पहले कि जो कॉम्पिटिटर्स हैं, जो साथ में खेल रहे हैं बच्चे, मैं उनसे ज्यादा स्ट्रांग हूँ, मैं उनसे ज्यादा अच्छा प्ले करूंगी?
नहीं, ये उम्मीद नहीं थी पर ये उम्मीद नहीं थी, नहीं। लेकिन आप जीत गई। ठीक जी। बिल्कुल ठीक है। जैसे कि मैं बाबा से भी पूछ रही थी पहले कि दूसरे बच्चों में आप डिफरेंस करते हैं या इनमें क्या है, तो कभी आपने देखा है कि बाबा जब क्लब में सिखाते हैं तो आपको ज्यादा जो है वो प्रोटोकॉल मिलता है और दूसरे बच्चों को नहीं? नहीं, उनको ज्यादा आगे करते हैं, पीछे हमें छोड़ देते हैं। उन बच्चों को ज्यादा फोकस करते हैं, जी। उनको ज्यादा अच्छे से सिखाते हैं। जी। तो आप भी अगर सीखने के हवाले से देखें तो जैसे कि पहले भी हमने कनीज से भी पूछा कि डाइट क्या उनकी रहती है, कैसे खाना पीना रहता है, खाने की शौकीन है? जी। मजे मजे के खाने, किस तरह के खाने खाना पसंद है? सारी पसंद है। सारे, क्योंकि आजकल बच्चों को तो पिज़्ज़ा बर्गर इस तरह की चीज़ें हैं, लेकिन बाबा तो कहते हैं कि हेल्दी फूड खाना चाहिए बच्चों को, क्योंकि खेल के लिए तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप किस तरह की चीज़ें खाती हैं? ये सब्जियां वगैरह, फ्रूट्स। सब्जियां, फ्रूट्स, दूध पीती हैं? जी। वाह, आप तो बड़ी गुड गर्ल हैं, क्योंकि आजकल के बच्चे तो दूध बिल्कुल भी नहीं पीते हैं, तो उनको ये डांट डांट के पिलाना पड़ता है। ऐसा तो नहीं है कि मामा डांट के पिलाती हैं कि नहीं पियो, या शौक से? एक शौक से। शौक से। और मामा और बाबा में से फेवरेट कौन है? पापा। पापा फेवरेट है, क्यों? जी। पापा स्ट्रिक्ट नहीं है? मामा जरा शरारतों पे होता है ना कि बच्चों को फैंटी भी लगा देती हैं कि किस तरह से आप शरारत कर रहे हो, थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस रखती हैं, और बाबा की जो है बेटियां लाडली होती हैं। जी। बिल्कुल ठीक। सर, जैसे कि जाहिर बात है कि बेटियां माशाल्लाह उन्होंने मेहनत भी की, परफॉर्म भी किया, विन भी किया है। हमारे यहाँ इवेंट्स की कितनी कमी है? इवेंट्स क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत जल्दी वो जो है वो इनेकाद नहीं होता, और जिन इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करते हैं उसका सारा खर्चा, जैसे कि पहले आपने बताया, आप खुद बेयर करते हैं। कितना मुश्किल है चीज़ें? बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आपको पता है कि आज के दौर में घर चलाना बड़ा मुश्किल है। अगर पैशन ना हो, जज्बा ना हो, तो फिर ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता, बिल्कुल हो ही नहीं सकता। क्योंकि गवर्नमेंट लेवल पे भी जो है इनेकाद इन चीज़ों का वो नागजीर हो चुका, बिल्कुल ही। यानी कि कभी कभार है कि कोई नवीद ऐसी मिले कि जी आप ऑर्गेनाइज करें जी, हो ये वो, हम इसको जो है ना वो एहतमाम इसका करते हैं, लेकिन वो है ही नहीं। एप्लीकेशनें मूव करते रहते क्योंकि अगर हमें दीगर खेलों की तरह आर्चरी की अगर बात करें, इसे नेशनल गेम बनाना है या इंटरनेशनल बनाना है, तो उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि वक्तन फ़वक्तन जो है वो डिफरेंट तरह के जो है वो स्पोर्ट गेम्स होती रहें, इस तरह की तकरीबात होती रहें, ताकि बच्चे सीखें। सारी बात है, वो कंपटीशन करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। जी जी, इस तरह ही है। जब से पंजाब के सेक्रेटरी बने मानुल्लाह शान साहब, उस वक्त से बहुत ज़्यादा इवेंट हुए हैं, बहुत ज़्यादा अवेयरनेस हुई है। ज़ाहिर इवेंट होंगे, लोग देखेंगे, लोगों को जो है ना वो जज्बा पैदा होगा और लोग अपने बच्चों को लेके आएंगे, खुद भी आएंगे। तो इस तरह से इस खेल में तादाद बढ़ती जाएगी। जैसे ये अफराद की तादाद बढ़ेगी, उसी तरह रिजल्ट भी ज़ाहिर आएगा कि एक चीज़ होगी नहीं, उसका रिजल्ट क्या आएगा। एक चीज़ होगी तो उसका रिजल्ट आएगा। तो अल्लाह का शुक्र है, उन्होंने इतने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए हैं। पंजाब की टीम काफ़ी सालों से जो है वो माशाल्लाह नंबर 1 है। माशाल्लाह। और जिस तरह आप और आपकी टीम मेहनत कर रहे हैं बच्चों पे, तो आपको क्या लगता है कि मुस्तकबिल में बच्चों का क्या आप फ्यूचर देख रहे हैं, और आर्चरी का क्या फ्यूचर देख रहे हैं? क्योंकि ये ऐसा खेल है जिसके हवाले से पहले बहुत ज़्यादा, एक तो लोगों में आगाही नहीं थी, लोगों के पास जगह भी मौजूद नहीं थी, जैसे कि अभी आपने भी बताया कि आप जो है अपना स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में किस तरह से बच्चों को जो है वो सिखा रहे हैं। तो क्या मुस्तकबिल देखते हैं आप इस खेल का? माशाल्लाह ज़बरदस्त है। इसके फ्यूचर में इसका बहुत ज़्यादा रुझान भी यानी कि बच्चों में बढ़ रहा है, और इसके स्कोप भी बहुत ज़्यादा है। अभी भी हालिया जो है ना वो मेरी 2 बेटियां, मेरी स्टूडेंट ईशा यूसुफ और अलिशबा यूसुफ जो हैं, उनको DVM में एडमिशन मिला है। एक को 2022 में मिला था, एक को 2023 में मिला है, और एक जा रही हैं HEC की तरफ से कराची, वहाँ पर नेशनल चैम्पियनशिप हो रही है, वहाँ पर वो परफॉर्म करेंगी, और एक कोयटा जा रही हैं। बिल्कुल सही। माशाल्लाह बहुत अप लेवल पे चली गई हैं आर्चरी की वजह से। और बिल्कुल, क्योंकि ये हमने इन बेटियों को सिखाया, क्योंकि कोच की बड़ी मेहनत होती है। प्लेयर फिर जब उस तरह से खेलता है, परफॉर्म करता है, तो वालिदैन से ज़्यादा कोच को जो है वो खुशी होती है। सर, आपका बहुत शुक्रिया, आप आए और आपने इतनी डिटेल गुफ्तगू की। अक्सर आपका बहुत शुक्रिया कि आप भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनी। थैंक यू सो मच। और जितने भी देखने वाले हैं उनसे यही कहेंगे कि अगर आपके बच्चे का कोई पैशन है, वो किसी चीज़ में अच्छे हैं, तो उनको फुल्ली सपोर्ट करें, क्योंकि जो पेरेंट्स की सपोर्ट है, स्पेशली फादर की सपोर्ट है, उसके बिना बच्चे आगे नहीं बढ़ सकते। अल्लाह पाक आपके लिए, हमारे लिए, हमारे मुल्क पाकिस्तान के लिए ढेरों ढेर आसानियाँ पैदा करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के पान।